चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार बोधियो इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं आर्थिकी वाला पार्ट और घटनासार के अंतिम चरण में आ चुके हैं। देखो, आज के लेक्चर में हम लोग 2025-26 का मतलब समझ रहे हो ना। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट आपका जारी किया गया था, उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। क्योंकि अभी जो बजट आएगा 1 फरवरी को 2026 को, वो आगे 1-2 महीनों के एग्जाम जितने भी होंगे वहां से नहीं बनेंगे प्रश्न। अगर प्रश्न बनाए भी जाएंगे, अभी एग्जाम भावी जितने होने वाले हैं 2 से 3-4 महीनों में, तो यहीं से बजट के इसी पार्ट से आपके प्रश्न बनाए जाएंगे। फिर आर्थिक सर्वे, इसके एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है, वो हम देखेंगे यहाँ पर, अभी जानेंगे एक एक करके। और तीसरा हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो हमारी घटनासार मैगजीन में जितने भी आर्थिकी के अंतर्गत जितने भी आपके डेटा फैक्ट आपके यहाँ डिस्कस किए गए हैं, मैगजीन में कवर किए गए हैं, वो सब हम लोग लास्ट में उठा करके कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लेक्चर इकोनॉमी वाले सेक्टर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और खूब प्रश्न आते हैं, तथ्यात्मक यहाँ पर प्रश्न बहुत बनते हैं। और सीधी सी बात है, तथ्यों को रटना पड़ेगा। और वो रटना आसान कब हो पाएगा? वो तथ्य आसानी से डाइजेस्ट तभी होते हैं जब हमारी उस पर अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जितने तथ्य हैं वो आपको समझ में आ जाए, और अगर समझ में आ गए तो आप रिवीजन के माध्यम से 2-3 बार रिवाइज करोगे, बढ़िया से आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बजट देखते हैं। बजट क्या होता है? घर में भी बजट बनाते होगे बैठ करके, ऐसे ही सरकार अपना बजट बनाती है। देखो, 2025 जब 1 फरवरी को बजट जारी कर रही थी, तो उसका सीधा कहना था सरकार का कि 1 अप्रैल 2025 से अगली 31 मार्च 2026 तक के लिए देखो भैया, इस तरीके से खर्चा होने वाला है सरकार का, और ये सरकार की इनकम है, हर डिपार्टमेंट का खर्चा, और सरकार का क्या विजन है आगे, यही बताती है बजट में। और ये परंपरा कब से चली आ रही है, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लें, और इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा हम पॉलिटी की ओर भी जाएंगे। क्योंकि ये अगर बेसिक शुरुआत में अगर समझ में आ गया, तो भैया इसके अंतर्गत बजट में जैसे हमें मान लो राजकोषीय घाटा दिख रहा है, प्राथमिक घाटा दिख रहा है, कितना है प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, ये आगे आंकड़े तो हमें याद करने पड़ेंगे, लेकिन आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि हमें समझ में तो आए भैया होता क्या है राजकोषीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। आखिर ये जो टर्म है, इन टर्मों पर जो है, आपकी टर्म्स पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वो हो जाएंगे। पहले थोड़ा सा 5-10 मिनट का निकाल करके पहले बजट पर एक कॉन्सेप्चुअल अपनी समझ बना लेते हैं। देखो, इसकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत सर्वप्रथम 1860 से सुनते रहना, ये एकदम फंडामेंटल चीजें होती है ना, पृष्ठभूमि से जो शुरू होती हैं। 1860 से सबसे पहले विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा यह परंपरा शुरू की जाती है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार थी और वहां पर ब्रिटिश सरकार के अधीन ही यह जो बजट था पूरा पास किया जाता था। तो ये 1860 से सर्वप्रथम अगर पूछा जाए आपसे, तो जेम्स विल्सन के द्वारा यह परंपरा शुरू की जाती है। इसके बाद में पहले बजट, आम बजट और रेल बजट एक में आया करते थे। पढ़ा होगा आपने कि 1924 में एक कमेटी आती है, एकवर्थ कमेटी, क्योंकि भैया उस समय रेलवे क्या था, ब्रिटिश सरकार की नीड थी, है ना, रीढ़ थी ब्रिटिश सरकार की इकोनॉमी की। तो रेलवे के लिए बजट सरकार ने अलग पेश करना शुरू किया एकवर्थ कमेटी की सिफारिश के पश्चात। 1924 में एकवर्थ कमेटी आती है, तब से आम बजट और रेल बजट अलग अलग पास किया जाता रहा। लेकिन भैया ये कब एक हुआ? 2017 आती है, तो 2017 में फिर से सरकार ने आम बजट और रेल बजट को एक साथ पास करना शुरू कर दिया। स्वतंत्रता के बाद भी इसी परंपरा को हम अपनाए रहते हैं, है ना, जो एकवर्थ कमेटी हमारी सिफारिश करती है, समझ रहे हो ना, 1924 की जो एकवर्थ कमेटी सिफारिश करती है, वो परंपरा आगे भी अपना कर रखी गई। और कब इसको एक कर दिया गया आम बजट रेल बजट को? तो वर्ष 2017 में। साथ ही पहले देखा होगा कि एक लेदर का बैग लेकर के वित्त मंत्री साहब आती थी, है ना, जो पास करती थी, लेकिन इसको भी चेंज कर दिया गया, लेदर बैग को हटा दिया गया। बोले हमारे यहाँ पर जैसे बही खाता रहता था, वैसे एक लाल कपड़ा टाइप का लेकर के आती हैं, देखा होगा, और वो भी अब डिजिटलाइज हो गया है। 2019 से इस परंपरा को भी समाप्त कर दिया गया था। जितनी भी कॉलोनियल समय में परंपराएं थी, वो धीरे धीरे करके सरकार यहाँ पर खत्म करती जा रही है। तो अभी तो बेसिक्स तरीके से ये समझ में आया हमें बजट की परंपरा। अब एक प्रश्न यहाँ से बनाया जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहली बार बजट किसने पास किया था, तो स्वतंत्र भारत में पहली बार षणमुखम चेट्टी जी ने बजट पास किया था। ठीक है, और अगर अभी वर्तमान समय में पूछ लिया जाए आपसे सबसे ज्यादा बार, तो मोरारजी देसाई साहब थे अभी तक जिन्होंने सबसे ज्यादा बार पास किया था, लगातार 6 बार। लेकिन अब जो है यह रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? हमारी वर्तमान जो वित्त मंत्री हैं निर्मला ताई के नाम। ठीक है, तो ये तो कुछ फैक्चुअल वाले नॉलेज हो गए, इनको रखते हैं किनारे, ये तो पृष्ठभूमि हो गई इतनी, ये बहुत बेसिक्स होते हैं। स्टेटमेंट के फॉर्म में भी ये बजट से आपसे क्वेश्चन में आ सकते हैं, एक पॉइंट्स में दिख सकता है। दूसरी बात है, थोड़ा सा इससे पॉलिटी की ओर जाते हैं। क्या पॉलिटी की ओर? अगर पूछा जाए भैया बजट का क्या स्पष्ट रूप से उल्लेख हमारे संविधान में है, बोले संविधान में हमारे उल्लेख नहीं मिलता है। फिर संविधान में किस रूप में लिखा हुआ है? आर्टिकल 112 की जब बात करते हैं, तो वहां पर सीधा लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, जो आपका एनुअल फाइनेंशियल के रूप में यह जाना जाता है। ठीक है, तो बोले वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में हमारे संविधान में लिखा हुआ है। सीधा प्रत्यक्ष रूप से बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन बात वही है, जो भाव है वो भाव वही है। अब बात आती है कि देखो बजट को लेकर के क्या प्रावधान कैसे रहते हैं।
जो हमारा बजट है वो किसके द्वारा रखा जाता है? वित्त मंत्री जी के द्वारा हमारा रखा जाता है, ठीक है? और जो आर्थिक सर्वेक्षण है, तो आर्थिक सर्वेक्षण आपको मालूम होना चाहिए कि बजट से 1 साल पहले, बजट क्या होता है? भविष्य का खर्च होता है, यानी कि भविष्य के 1 साल के लिए 2025 में रख रही थी, 2025 से 2026 तक के लिए क्या खर्च होने वाला है सभी डिपार्टमेंट्स का या सरकार का, वो रखा जाता है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 1 दिन पहले सरकार कहती है, पहले हमें बताओ तो कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? उसके हिसाब से हम आगे तय करेंगे, है ना? तो जो आपका पिछली अर्थव्यवस्था यानी कि पिछला जो बजट रखा गया था, जो खर्चा करने के लिए अनुमति दी गई थी, वो खर्चा कैसे हुआ है, उसको लेकर के वर्तमान हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, उसकी समीक्षा जो होती है, वही समीक्षा आपकी आर्थिक सर्वेक्षण होती है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण जो 1 दिन पहले आता है, ये हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब हैं, इनके द्वारा रखा जाता है, इनके नेतृत्व में यह रखा जाता है आर्थिक समीक्षा। क्लियर हो गया? दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, बजट क्या होता है, आर्थिक समीक्षा क्या होता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, अगली आती है बात की भैया 112 हमने देख लिया आर्टिकल है, जहां पर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई। तो बोला क्या जाता है, तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, किसके अंतर्गत रहता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक? ध्यान से सुनते चलना, हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय है, इसके अंतर्गत ही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रहता है। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये डिपार्टमेंट विभाग कहता है सभी विभागों से कि बताओ भैया तुम्हारा खर्चा जितना जितना है हमें बताओ, कम से कम कितना चाहिए तुमको पैसा। बोले ठीक है मालिक, रुको हम बताते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट्स इस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को सारा का सारा अपना खर्चा बताते हैं। बोले देखो हमारी इतनी मांग है, स्वास्थ्य मंत्रालय कहेगा, उसका विभाग बोलेगा देखो हमको इतना पैसा चाहिए, ठीक है? तो अलग पंचायती वाला बोलेगा हमको इतना पैसा चाहिए। तो सारे डिपार्टमेंट्स जो है अपना पैसा अपनी मांगे रखते हैं। अब बात आती है कि इसके बाद फिर वो मांग को लेकर के जो उनका अनुदान मांग है, यानी कि अब ये अनुदान मांग की पूर्ति कहां से होगी? बोले संसद में, जहां पर प्रतिनिधि हमारे बैठे हैं। जनता के प्रतिनिधि कहां बैठे हुए हैं? बोले संसद में, लोकसभा में बैठे हुए हैं। तो वहीं पर संसद में इसको लेकर के आर्टिकल 113 में, 112 के बाद देख लो भैया, यहां से संविधान से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं पॉलिटी में। तो आर्टिकल 113 में आपका वोट ऑन ग्रांट आता है। क्या है भैया? बोले जो ये मांग मांगी रखी गई है, जो ग्रांट मांगा गया है, जो अनुदान मांगा गया है, इसको लेकर के एक अनुदान बिल लाया जाएगा। और अनुदान बिल लाने के बाद तुम्हारी जो मांग है कितनी जायज है कितनी नहीं, इसको लेकर के आपकी पारित हो जाती है। बोले तुमने भैया मान लो 100 रुपया मांगा, अब 100 रुपया पर अगर अगर अनुदान बिल पारित हो गया, अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद कौन सा है? 113। बोले अनुच्छेद 113 के अनुसार अगर अनुदान बिल तुम्हारी इस मांग पर पारित हो गया, तो डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, मान लो तुमने 100 रुपया मांगा है, तुमको 100 रुपया मिलेगा। बोले ठीक है मालिक मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा कैसे? बोले कहां से आएगा पैसा? बोले इसके लिए हमारे पास 3 निधि हैं, 3 अकाउंट है सरकार के। एक अकाउंट है संचित निधि, दूसरा अकाउंट है लोक लेखा निधि, तीसरा अकाउंट कौन सा है? आकस्मिक निधि। आकस्मिक से मतलब समझ में आ रहा होगा, अचानक कहीं जरूरत पड़ जाए, आपदा आपदा के समय, तो पैसा निकालने के लिए होता है। और लोक लेखा मतलब होता है यहाँ पर जनता का पैसा जमा होता है, ये ऐसे निकाल नहीं सकती है सरकार। जैसे बहुत सारा पैसा आप देखते होगे जो जमा करती है पेंशन वगैरह को लेकर के, जो प्रीमियम वगैरह जमा होता है ना जनता का पैसा, तो वो आपका लोक लेखा निधि में जाता है। और एक निधि होती है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। तो संचित निधि से ही कोई भारित व्यय होता है, या फिर जो बजट के माध्यम से जो डिपार्टमेंट्स को पैसा निकाल कर दिया जाता है, वो आपका संचित निधि में जाता है। आर्टिकल्स इसके पता ही होंगे, 266, 266 और 267 जो आकस्मिक निधि के लिए है। तो जो आपका कंसोलिडेटेड फंड है, अर्थात जो संचित निधि है, उसके माध्यम से पैसा अब निकालना है। बोले अनुदान बिल 113 के माध्यम से हमने अनुदान बिल ले आए और इनका पैसा हमने कर दिया, भाई ठीक है, अप्रूवल मिल गया। अब अप्रूवल के बाद निकाला कैसे जाएगा? पैसा निकालने के लिए चाहिए एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, विनियोग विधेयक, पढ़ा होगा ना एप्रोप्रिएशन बिल। तो ये एप्रोप्रिएशन बिल आपका आता है 113 के माध्यम से। अब जैसे ही एप्रोप्रिएशन बिल पारित हो जाएगा, तो उन डिपार्टमेंट्स को वो पैसा मिल जाता है, और पैसा मिल जाता है, बोले फिर ठीक है, 1 साल के लिए तुमको पैसा दिया जाता है, बढ़िया से खर्च करो, ठीक। अब बात आती है कि ये जो पारित होता है, बजट जो लाया जाता है, 1 फरवरी को क्यों लाया जाता है? पैसा तो यहाँ पर समझो भैया 31 मार्च तक के लिए मिला हुआ था पिछले बजट से, है कि नहीं? जो 24-25 का बजट पारित हुआ होगा, उसमें पैसा तो सारे डिपार्टमेंट को कब तक के लिए मिला हुआ है? 31 मार्च के लिए। अब ये पहले 1 फरवरी की बजाय लेट होता था, लास्ट फरवरी में होता था, मार्च चला जाता था। तब दिक्कत क्या होती थी? दिक्कत ये होती थी कि कभी-कभी सारी अनुदान बिल मतलब सारी मांगों को बहस होती थी, चर्चा होती थी, उस पर अनुदान बिल आता था, एप्रोप्रिएशन बिल आता था, इसमें जो है बहुत समय लग जाता था। इसमें समय लगने के चलते जो 31 मार्च वाली डेडलाइन थी ना, जिसमें पैसा दिया गया था, तो वो क्रॉस हो जाती थी। अब इसके लिए सरकार क्या है भैया, उन डिपार्टमेंट्स के पास अब कटोरा खाली हो जाएगा, पैसा तो चाहिए, तो उसके लिए ही सरकार वोट ऑन अकाउंट जारी करती थी। वोट ऑन अकाउंट क्या होता था? लेखानुदान जिसको बोलते हो। तो ये लेखानुदान के माध्यम से जो ये गैप होता था, जो एक्स्ट्रा, इसमें कुछ समय के लिए पैसा दे देती थी, चलो खर्च करते रहना, और फिर आगे जब तुम्हारे लिए जो मांग है वो जब पारित हो जाएगा, तो उसी में से वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट पारित करना पड़ता था। इसके लिए सरकार ने क्या किया? बोले थोड़ा सा और पहले हम लोग बजट पर चर्चा करनी शुरू कर देंगे। तो बजट पर थोड़ी पहले चर्चा तो 1 फरवरी से अब होने लगी, जिसके चलते 31 मार्च तक प्रयास रहेगा कि अगला वाला बजट जो है ये पास हो जाए, ठीक। समझ में आया? तो ये डेट अब याद रहेगी कि 1 फरवरी 2025 को क्यों आया, क्लियर। अब देखो बजट पर आगे आते हैं, तो बजट पर ये डेट
फैक्ट तो हम लोग देख ही चुके हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 8वीं बार बजट पास किया है, 7 बार पूर्ण रूप से, 1 बार अंतरिम रूप से। और इसके पहले यह रिकॉर्ड था, वित्त मंत्री रहे थे मोरारजी देसाई साहब, इन्होंने 6 बार जो है बजट पास किया था, रिकॉर्ड इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये हो गई बजट को लेकर के बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब इसी बजट में देखो एक और समझ लेते हैं, तब ये बातें सारी समझ में आ जाएंगी। 2 अकाउंट होते हैं, ऐसा समझो, एक होता है रेवेन्यू प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और राजस्व घाटा। ये समझ में तभी आएगा जब आपकी इस पर समझ विकसित हो जाएगी कि राजस्व क्या होता है और आपका पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत खर्चा क्या होता है, पूंजीगत इनकम क्या होती है, राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व इनकम क्या होती है। सरकार की देखो एक तो आपकी होती है रेवेन्यू इनकम, एक होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल आसान भाषा में समझो, कतई ज्यादा जटिल बनाकर नहीं समझेंगे, ताकि आंकड़े इजीली हम लोग याद कर सकें। देखो रेवेन्यू के रूप में जो इनकम है, उसमें उदाहरण के तौर पर समझो सरकार जो टैक्सेस और नॉन टैक्सेस लेती है, वो सारे आपके रेवेन्यू इनकम में आते हैं, अर्थात जहां पर सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है कि सरकार का वो पैसा अकाउंट से पूरा जा रहा है, उसके बदले कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है। मतलब यह है कि सरकार जैसे मान लो वेतन के रूप में, पेंशन के रूप में पैसा खर्च कर रही है, खर्च करने के साथ क्या वो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? सीधा सीधा चला ही जा रहा है उसके पास से। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। ठीक है, समझे? तो ये हो गया रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब दूसरा होता है कैपिटल। कैपिटल पूंजीगत जो खर्चा होता है। देखो पूंजीगत जो एक खर्चा है, इसमें सरकार का एसेट क्रिएशन होता है। ठीक है, कैसे? पूंजीगत खर्चे में जो लंबे समय के लिए खर्च किया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर सड़क बनवा दी, है ना? उदाहरण के तौर पर हवाई अड्डे बनवा दिए, इन सब में जो खर्च करेगी, उसके बाद यहां से जैसे सड़क बनवाई तो टोल वगैरह आता रहेगा। तो अब ये जो खर्चा है, ये एसेट क्रिएशन का काम करता है। सरकार चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, और कम से कम क्या हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। और इसी आधार पर कैपिटल जो इनकम होती है, जो कैपिटल इनकम सरकार की यहाँ से जो आय हो रही है, इस पर एक लायबिलिटी भी बनती है सरकार की। ठीक है, तो ये होती है कैपिटल इनकम। तो जहां लायबिलिटी बने, एसेट क्रिएशन हो, वो सारा कैपिटल वाला होता है, पूंजीगत होता है। और जहां कोई लायबिलिटी नहीं, कोई आपका एसेट क्रिएशन नहीं, वो सारा राजस्व होता है। ठीक है, समझे? 2 अकाउंट होते हैं सरकार के, क्लियर हो गए? अब बात आती है कि यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट की हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है, वो जीडीपी का 4.4% रहने वाला है। राजकोषीय घाटा, देखो राजकोषीय घाटे का सीधा मतलब है कि सरकार का जो खर्चा है टोटल, और उस खर्चे के साथ सरकार की जो टोटल इनकम है, उसको घटा दो, और उसको घटाने के बाद जो आता है, वही आपका हो जाता है राजकोषीय घाटा। लेकिन मजेदार बात यह है कि सीधी सी बात है, अभी घाटे का ही बजट बनाती हैं सारी सरकारें, क्योंकि वेलफेयर मॉडल दिखाना होता है कि सरकार अपनी इनकम से ज्यादा क्या कर रही है? खर्चा कर रही है। बोले भैया टोटल एक्सपेंडिचर, जब सीधी सी बात है कि इनकम कम होगी, खर्चा ज्यादा होगा, तो बोले खर्च कैसे करेगी सरकार? दिमाग में यही आएगा ना। तो खर्च करने के लिए मार्केट से उठाती है पैसा। तो जो उधारी उठाती है ना, वो उधारी, यहां समझो, ध्यान से समझना, टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है और फिर टोटल जो इनकम होती है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम। अब बोले जब खर्चा ज्यादा है सरकार का और इनकम कम है, तो उधारी जो उठाएगी, तो जो राजकोषीय घाटा निकाला जाता है, उस उधारी को काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये घाटा नहीं है, ये तो घाटा जानबूझ के सरकार बना रही है। घाटा तो खाली उतना ही है कि कितना सरकार का टोटल खर्चा है और कितना सरकार की टोटल इनकम है। ठीक है, तो ये उसका घाटा होता है। फिर उसको बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सरकार क्या करती है? ऋण उठाती है, उधार उठाती है। तो उसको माइनस कर दिया जाता है जब टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल आपकी इनकम निकाली जाती है, तो वही आपका आ जाता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट कैसे आता है? फिजिकल डेफिसिट क्लियर हो गया होगा, और ये फिजिकल डेफिसिट 4.4% है, और किसका है? जीडीपी का है। ध्यान रखना, अभी हम लोग देखेंगे कि जीडीपी हमारी कितनी पहुंच चुकी है, 4.1 के आसपास आपकी ट्रिलियन, इतनी ट्रिलियन। ठीक है, अब हम 5 ट्रिलियन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम लोग 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। यहां पर यही समझ रहे हैं हम, जीडीपी का ये 4.4% है। और जीडीपी नहीं पता है क्या? अगर जीडीपी नहीं पता है तो समझ लो भैया, जो हमारी भौगोलिक सीमा है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी भौगोलिक सीमा, जैसे भारत की एक सीधी सी बात है, कोई भौगोलिक इकाई है कि नहीं? इसके भीतर जो भी प्रोडक्शन होता है, कुल जो प्रोडक्शन होता है वस्तुओं का और सेवाओं का, इसे क्या बोला जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो अब इसी का ही आपका 4.4% जो है सरकार का फिजिकल डेफिसिट होने वाला है। और इसी फिजिकल डेफिसिट को बोले थोड़ा और प्रभावी तरीके से बनाने के लिए प्राथमिक घाटा आता है, और प्राथमिक घाटा कितना है? 0.8% है। ये कैसे काउंट किया गया भैया? कम कैसे हो गया? बोले समझो कम कैसे हो गया। जो टोटल खर्च हो रहा है, उस खर्चे में तुमने ध्यान दिया क्या? बोले इंटरेस्ट पेमेंट का एक बड़ा हिस्सा जा रहा है। बोले ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? बोले जो सरकार की जेब से पैसा खर्च हो रहा है ना, उसमें बहुत पैसा है जो पिछली सरकारों ने बहुत ज्यादा मार्केट से पैसा उठा रखा है, और जब पैसा उठाओगे मार्केट से, उसके बदले क्या इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा? अमेरिका से अगर $1000 लोगे, तो क्या इसे फ्री दे देगा? बोले उसके बदले इंटरेस्ट लेगा? बोले हाँ लेगा। तो वही जो इंटरेस्ट दिया जाता है, जो इंटरेस्ट बदले में पे किया जाता है, वही उसको ही घटा दोगे जब आप, तो सही मायने में आपका तब आया घाटा, वास्तविक रूप से तब सही राजकोषीय घाटा आया। तो
तो वही कहलाता है प्राथमिक घाटा। तो सरकारें इस पर फोकस करती हैं कि देख लो भैया हमारा प्राथमिक घाटा तो 0.8% ही है, ठीक है, जो और घाटा हो रहा है ना 4.4%, ये पिछली सरकारों ने जो बहुत पैसा उठा रखा है उसके बदले बहुत इंटरेस्ट देना पड़ता है, अक्सर देखा होगा सरकारों को कहते। तो ये राजकोषीय घाटा आपका फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट दोनों क्लियर हो गए। अब प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट के बाद अगला है भैया राजस्व घाटा। राजस्व घाटा का सीधा मतलब है जो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू इनकम है, सरकार की जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सरकार का जो रेवेन्यू इनकम है, इसको अगर देखा जाएगा, डिफरेंस किया जाता है, तो वो आपका होता है राजस्व घाटा। लेकिन इस राजस्व घाटे को भी थोड़ा और प्रभावी तरीके से देखा जाए, जब सरकार बताती है कि देखो ये जो राजस्व घाटा है ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा हो पूरा का पूरा रेवेन्यू हो, इसमें से कुछ कैपिटल भी तो हो सकता है। बोले ऐसे कैसे, थोड़ा समझाओ। देखो सरकार जो पैसा दे रही है उसमें एक पैसा जो सरकार का खर्च होता है राज्यों को देती है। सरकार जो राज्यों को पैसा दे रही है वो तो मान लेती है कि भैया उसमें ना तो कोई हमें एसेट मिल रहा है ना हमारी कोई अब आगे लायबिलिटी है, तो बोले कुछ नहीं है तो हम तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहे हैं। लेकिन हमने जिन राज्यों को पैसा दिया, राज्यों ने उस पैसे को यूज करके सड़क बना ली, राज्यों ने उन पैसों को यूज करके रेलवे बना लिया, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा किस रूप में यूज हो गया? बोले वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो बस बोले प्रभावी राजस्व घाटा अगर देखना है तो वो सही से देखो, ये जो है आप माइनस कर दो इसको, राज्यों को अनुदान देते हो तो राज्य उसको कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह यूज करते हैं, तो उसको जब माइनस करोगे तो प्रभावी राजस्व घाटा निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये देखो बहुत जटिल टर्म थे और ये आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब आराम से आप बताओ, फिजिकल डेफिसिट पूछेगा कितना है 4.4%, प्राथमिक घाटा बोले ठीक समझ गए 0.8%, प्रभावी राजस्व घाटा से पहले राजस्व घाटा कितना हुआ बोले 1.5, फिर राज्यों को दिया गया अनुदान घटा दिया गया तो कितना आ गया 0.3। तो यहां पर राज्यों को दिया गया अनुदान घटाया जाता है और यहां राजकोषीय घाटे से जो प्राथमिक घाटा निकाला जाता है तो यहां इंटरेस्ट पेमेंट को घटाया जाता है, क्योंकि भैया ये इंटरेस्ट पेमेंट तो हम पहले की सरकारों के द्वारा उठाया गया जो ब्याज जो मूलधन था उस पर हम देते चले आ रहे हैं, ठीक समझ में आया। और इस बार का बजट का आकार कितना है 50.65 लाख करोड़, तो लगभग 50 लाख करोड़ इस बार का हमारा बजट है। ये हो गया कोर फैक्चुअल वाला इंफॉर्मेशन जो एकदम रट कर जाना, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी को भी उठा करके एग्जाम में हमारे स्टेटमेंट बन जाता है, ठीक समझ में आया। तो बोले ना हम कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, अगर इन पर समझ हमारी हो गई तो अब ये फैक्ट्स आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा स्पीड में रिवीजन होगा। जैसे हमारे यहाँ पर जो इस बार का बजट आया इसमें 6 सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। बजट में कुछ तो सिद्धांत होगा, भविष्य का जो बजट होने वाला है यानी कि भविष्य में सरकार का जो विजन होने वाला है उसके क्या सिद्धांत रहेंगे, प्रिंसिपल्स क्या है, 6 प्रमुख प्रिंसिपल्स पर बात की गई है। गरीबों से मुक्त यानी कि गरीबी से मुक्त, गरीबों से नहीं गरीबी से मुक्त, 100% जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा है स्कूली शिक्षा वो दी जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, कुशल स्किल का कामगार में बढ़ोतरी होगी, 100% यहाँ पर लक्ष्य है, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, साथ ही विश्व का फूड बास्केट भारत को बनाना है और बनाने वाले जो किसान ही रहेंगे इन पर फोकस किया जाएगा। तो हमारे प्रिंसिपल्स तो ये हैं। इसके साथ बजट का जो उद्देश्य है यहाँ पर 6 क्षेत्रों पर ये है जो यहाँ पर प्रमुख रूप से सुधार किया जाएगा और फिर 4 शक्तिशाली इंजन बताए गए हैं। पिछले वाला बजट जब अगर देखे होगे पढ़े होगे 24-25 वाला, उसमें चार पहिए बताए गए थे अर्थव्यवस्था के, और 4 पहिए कौन थे भैया, किसान था, उसमें युवा था, गरीब था, महिलाएं थी, महिला सशक्तिकरण था। ये 4 पहिए तभी भागेंगे जब हमारे ये 4 इंजन मजबूत होंगे। और 4 इंजन कौन से हैं तो ध्यान देख लो भैया, याद भी हो जाएगा। कृषि है, एमएसएमई है, निवेश और निर्यात है। सीधी सी बात है, प्राइमरी सेक्टर है बोले कृषि को उठाओ, इसको इस इंजन को मजबूत करो। दूसरा अर्थव्यवस्था का मजबूत इंजन बोले द्वितीय क्षेत्र एमएसएमई, और इनमें निवेश करो, और जब निवेश करोगे तभी इनसे निर्यात होगा, ठीक है, तभी निर्यात को बढ़ावा दे पाओगे। तो यही 4 प्रमुख इंजन है हमारी अर्थव्यवस्था में। जो सर्विस सेक्टर है वो तो धड़ल्ले से भाग रहा है एकदम, और जो प्राइमरी सेक्टर है द्वितीय सेक्टर है इसमें थोड़ा सा धीमी मंद गति पाई जा रही है। बोले यही जो मंद गति है इस मंद गति को ही दूर करना है, इसीलिए हमारे 4 शक्तिशाली इंजन नजर आ रहे हैं ये, ठीक है, याद करने में कठिनाई कतई नहीं। अब एक एक इंजन को पकड़ते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रावधान हमारे बजट में किए गए हैं। सबसे पहला है भैया जो हमारा कृषि है, पहला इंजन है, इसमें पीएम धन धान्य कृषि योजना लाई गई। अब इस कृषि धन धान्य योजना का उद्देश्य क्या है समझ लो, सीधी सी बात है। इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चल रही थी योजना, है ना, भारत सरकार के द्वारा 2017 से शायद, है ना, देख लेना वर्ष देख लेना। एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना लाई गई। क्या किया गया था, यहाँ पर आपके वो डिस्ट्रिक्ट उठाए गए थे जिनमें पोटेंशियल तो है लेकिन उन पोटेंशियल का वो दोहन नहीं कर पाए हैं, तो सरकार उन जिलों को चुनेगी और बढ़िया से वहां पर उनके लिए कार्य करेगी, ठीक है, प्रमोट करने का कार्य करेगी। तो ऐसे ही जो धन धान्य कृषि योजना है इसमें भी सरकार ने टारगेट किया है उन 100 जिलों को। क्या करने जा रही है सरकार, यहाँ पर 100 जिले चुनेगी और उन 100 जिलों में से यहाँ पर 1.7 करोड़ के आसपास किसानों को वो लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगी। तो उनको सिंचाई के स्तर पर जो सुविधाएं देनी है, उनको विद्युतीकरण के स्तर पर जो सुविधाएं देनी है, सब्सिडी जो देनी है, वो सब प्रयास करेगी। और क्या टारगेट है यहाँ पर भैया, 100 जिले यहाँ शामिल किए गए हैं। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है, सरकार ने यहाँ बताया है बजट के अंतर्गत, हम इसी कॉन्सेप्ट पर यह स्कीम ला रहे हैं, पीएम धन धान्य स्कीम, जिसमें 100 जिले शामिल किए जाएंगे और 1.7 करोड़ किसानों को यहाँ पर लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है, समझे, ये स्कीम अब आएगी समझ में आ जाएगी। तो ये बजट में जो चर्चा की गई है
निर्मला ताई ने जो बातें बताई है वही देखो, सुन लो ध्यान से, यहाँ पर सारे बजट के फैक्ट्स भी इजीली आपको आराम से डाइजेस्ट हो जाएंगे। दूसरा भैया, ग्रामीण सशक्तिकरण को लेकर यहाँ पर फोकस किया गया है, युवाओं महिलाओं पर, छोटे किसानों पर, ये तो पता ही है हमें। और इसके बाद आगे बात करते हैं, अगला है दलहन को लेकर के आत्मनिर्भरता वाला मिशन चलाया गया। क्या है? क्योंकि दलहन को लेकर के सीधी बात समझो, हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी हैं और सबसे बड़े आयातक भी हैं। बोले हम इतना प्रोडक्शन करते हैं तब भी हमको आयात करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन बहुत होता है। बोले अगर कंजम्पशन इतना होता है तो हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा दाल उगाते हैं, दाल का प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी हम आत्मनिर्भर नहीं है। अभी भी हम क्या है, कुछ मात्रा में दाल का इंपोर्ट भी करते हैं। तो इसके लिए सरकार चिंतित थी और एक अभियान लेकर आई है, दलहनों में आत्मनिर्भरता अभियान। इसका फोकस प्रमुख रूप से ध्यान रखना, तूर की दाल, जिसे अरहर की दाल बोलते हो, उड़द की दाल और मसूर की दाल, तीन प्रमुख रूप से फोकस में दालें हैं और ये 6 वर्षीय अभियान है। ध्यान रखियो, पंचवर्षीय अभियान के साथ कंफ्यूज कर सकता है। ज्यादातर स्कीम्स और अभियान जो होते हैं वो 5 वर्ष के लिए होते हैं, लेकिन यह जो है हमारा 2025 से 2031 तक के लिए चलेगा, यानी कि 6 वर्ष के लिए लाया गया अभियान है। नाफेड के द्वारा यहाँ बोल दिया गया है, जिम्मेदारी जो दी गई है नाफेड और एनसीसीएफ को बोली गई है। यहाँ सीधा सीधा बोल दिया गया है, तुम जो है मार्केट से, ये नाफेड क्या काम करती है, ये मार्केट से ही जो आपके जैसे दाल को प्रोड्यूस करने वाले लोग होते हैं, किसान होते हैं, इनसे आप सीधा सीधा 4 वर्षों के लिए आप सीधे खरीदारी करो दाल की, और जब खूब खरीदारी आप करोगे आपसे हम खरीद लेंगे। सरकार कह रही है आप खरीदो, खरीदो तो आपसे हम खरीद लेंगे। ये प्रमुख 3 दालें हैं, फोकस करके ध्यान दे लो। तो किसान क्या करेगा, प्रोड्यूस ज्यादा करेगा, क्योंकि उसको एक गारंटी मिल जाएगी। गारंटी नाफेड की मिल गई, नाफेड इनसे खरीदेगा, सरकार इनसे खरीद देगी, प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये सरकार की मंशा है, आगे किस तरीके से मिशन चलाना है। ठीक है, तो जो आत्मनिर्भरता मिशन आया दलहन को लेकर के, 6 वर्षीय अभियान है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट भैया, मखाना बोर्ड। सीधा प्रश्न बनेगा कि मखाना बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई है, जिसकी चर्चा कहां पर है, बजट 2025-26 में। तो ये मखाना बोर्ड बनाया जाएगा आपका बिहार में। नेक्स्ट चलते हैं अगला, बीजों को लेकर। देखो उच्च उपज वाले जो बीज हैं, यहां पर सरकार ने कहा है कि 100 से ज्यादा हम क्या करेंगे, उच्च उपज वाले बीज किस्मों का विकास करेंगे। ठीक है, हम ऐसे बीजों का विकास करेंगे जो भारत की भूमि के लिए, जो वहां के कृषकों की भूमि के अनुकूल होने चाहिए, तभी वो हाई यील्ड जो सीड्स होते हैं उनको हम विकसित कर पाएंगे। इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय मिशन जारी किया। सीधी सी बात है, ये राष्ट्रीय मिशन चालू किया गया। प्रश्न एक बन सकता है, किस वर्ष के बजट में, तो बस ऑप्शन रहेगा बजट 2025-26, 2024-25। इस तरीके से ऑप्शन जब बनाए जाएंगे तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर एक साथ निकाल करके वो पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, कपास उत्पादकता मिशन। ये भी देखो 5 वर्ष के लिए चलाया गया है और कपास की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए है। ठीक है, अगला जो फैक्ट है यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में कवर किया गया है पहले इंजन में, केसीसी को लेकर के। क्या है महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, केसीसी में पहली जो ऋण सीमा थी किसानों को, आपको पता होना चाहिए, केसीसी जो 1998 में शुरू होती है, किसान क्रेडिट जो आपका कार्ड है, इसके माध्यम से किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब ये पहले जो लिमिट हुआ करती थी वो 3 लाख हुआ करती थी, ये बढ़ाकर के अब कितनी कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई है। बजट 2025-26 में ताई ने बताया है कि अब जो है लिमिट 5 लाख, किसानों को 5 लाख तक का लोन मिल सकेगा। इससे भैया 7.7 करोड़ किसान, और खाली किसान को ही नहीं, जो मछुआरे हैं, डेयरी किसान हैं, इन सभी को इससे लाभ होता है। केसीसी का लाभ इस सभी उठा सकते हैं। ठीक है, पहले कितनी लिमिट थी, 3 लाख थी, कितनी लिमिट हो गई है, 5 लाख हो गई है। क्लियर? तो समझते समझते सारे फैक्ट्स याद करते हुए भी चल रहे हैं, 2-3 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि घनघोर फैक्ट होते हैं यहाँ पर। इस पार्ट में, इकोनॉमी वाले पार्ट में घनघोर फैक्ट होते हैं, उनको बस याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं, सेकेंडरी इंजन कौन सा था, बोल दूसरा इंजन था हमारा एमएसएमई। एमएसएमई का अगर एक्सपोर्ट के मामले में अभी कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो कितना है, 45% है। औद्योगिक क्षेत्र में अगर एमएसएमई का कितना निर्यात में योगदान देता है, या 45% देता है, क्योंकि इकोनॉमी का एक बड़ा, हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा हमारे जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर हैं या एंटरप्राइजेस हैं, ये कवर करते हैं। दूसरी एक देखो महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव हुआ है, और वो बदलाव हमें जरूर याद रखना चाहिए। क्या कि हमारा जो निवेश कारोबार सीमा है, यानी कि जो निवेश इन्वेस्टमेंट होता है और जो टर्नओवर होता है, इसके आधार पर पहले एक परिभाषा डिस्क्रिप्शन दिया जाता था कि कौन सा भैया माइक्रो है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा मीडियम है। ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है, उसकी परिभाषा को बढ़ा दिया है। बढ़ाया कैसे है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको 2.5 गुना बढ़ा दिया है, और जो आपका टर्नओवर होता था उसको 2 गुना बढ़ा दिया है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है, ये पहले क्या था ये पता होना चाहिए। बस 3 बातें बता रहा हूं, ध्यान रखना, एकदम हमेशा याद रहेगा। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम के लिए आपको याद रखना है, एक में जो 2.5 गुना वृद्धि हुई है, और यहाँ पर जो 2 गुना वृद्धि टर्नओवर में हुई है। पहले परिभाषा क्या रहती थी ये तो पता होनी चाहिए। तो बोले माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की पहले परिभाषा क्या थी, तो वर्तमान जो चेंजेस हुए हैं वो 2 मिनट में समझ में आ जाएंगे अभी। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम लिखा, यहाँ इन्वेस्टमेंट बनाया और इधर टर्नओवर बनाया। तो एक खाली बस इतना याद रखना है, 1, 10 और 50, बस। इसके बाद देखो अभी सब कैसे चुटकियों में याद होगी। 1, 10, 50 का क्या मतलब है, 1 करोड़ अगर आपका इन्वेस्टमेंट था तो माइक्रो था, और 10 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट था तो आपका स्मॉल था, एंटरप्रेन्योर हुआ, और आपका
50 करोड़ था तो कैसा उद्योग था, बोले मीडियम आपका उद्योग था, ठीक है। और यही आपका सब में 5 गुना कर दिया जाता था, मतलब अगर आपका 5 करोड़ आपका टर्नओवर होता था, ठीक है, आपका अगर इंटरप्राइजेस है उसका 5 करोड़ टर्नओवर होता था तो आपका माइक्रो में आता था, और अगर आपका वह 50 करोड़ टर्नओवर हो जाता था तो आपका किसमें, स्मॉल में आ जाता था, और अगर आपका टर्नओवर भैया 250 करोड़ था तो आपका किसमें आ जाता था, बोले तब मीडियम में आ जाता था। ये पुरानी परिभाषा है, पुरानी परिभाषा खाली इतना याद रख के निकल आएगी, क्या 1 10 50। अब परिवर्तन क्या हुआ है, ध्यान से देखो क्या परिवर्तन हुआ है, इस लाइन को पढ़ो कि आपका 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ा दिया गया है। तो इन्वेस्टमेंट को सभी को 2.5 गुना बढ़ा दो, तो ये कितना हो गया, 1 से बोले 2.5 करोड़ हो गया, 10 से कितना हो गया, बोले 25 करोड़ हो गया, और 50 से कितना हो गया, बोले 50 से कितना हो गया, 50 को 2.5 गुना करो भैया, कितना हुआ, बोले 125 करोड़ हो गया, ठीक, समझ में आया। और ये कितना बढ़ाया गया, टर्नओवर 2 गुना बढ़ाया गया, यानी कि पहले 5 करोड़ था तो अब ये 10 करोड़ हो गया, 50 करोड़ था तो बोले ये 100 करोड़ हो गया, और 250 करोड़ था बोले कितना हो गया, 500 करोड़ हो गया। क्लियर, समझ में आया। तो खाली पुरानी परिभाषा अगर याद है, और पुरानी परिभाषा में खाली एक लाइन याद है, इन्वेस्टमेंट हमें याद है 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़, बस इतना याद है, तुरंत इसका इंटू 5 करके हम निकालते थे, और बस ये लाइन याद रखनी है कि भैया निवेश और कारोबार की सीमा 2.5 करोड़ और 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ा दी गई है, ठीक है, समझे। अब आगे देखते हैं अगला, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की बात की गई है। सीधी सी बात है, यहाँ चिंता जताई है सरकार ने कि देखो भैया विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के चीन एक तरीके से अपने आप में मोनोपोली रखता है, अगर टॉप 10 भी अगर मिला दिए जाए तब भी मैन्युफैक्चरिंग में अभी चीन को कोई नहीं पा रहा है, और इसीलिए देखो खूब सस्ते सस्ते प्रोडक्ट क्या करता है, मार्केट में बेचता है। तो इसीलिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की मेक इन इंडिया की चर्चा हुई कि इसको आगे बढ़ाना है, इसमें एमएसएमई जो है इस सेक्टर को आगे लाना ही पड़ेगा, जो दूसरा इंजन है मजबूत करना ही पड़ेगा अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भारत के आगे करना है। ऋण गारंटी कवर जो है इसमें थोड़ा सा विस्तार किया है, यानी कि जो एमएसएमई सेक्टर थे इनको लेकर के पहले इन्हें कितना ऋण मैक्सिमम दिया जा सकता था, जो ऋण गारंटी कवर था वो पहले 5 करोड़ हुआ करता था, और ये बढ़ा दिया गया है 10 करोड़ हो गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जो ऋण गारंटी कवर है इसमें भी विस्तार किया गया है, पहले एमएसएमई के लिए कितना 5 करोड़ हुआ करता था, अब यह 10 करोड़ कर दिया है इस बार के बजट के जो 25-26 का आया है। विशेष अनुकूलन जो क्रेडिट कार्ड था, अब देखो ये क्रेडिट कार्ड बेसिकली जो उद्यम पोर्टल पर जो भी रजिस्टर्ड पंजीकृत होंगे सूक्ष्म उद्योग उनके लिए यह सीमा 5 लाख तक कर दी गई, ठीक है, और यह सीमा कितनी है, 5 लाख तक है। लक्ष्य है कि 10 लाख कार्ड पहले वर्ष में बनाए जाएंगे, ठीक, समझे। तो विशेष अनुकूल जो क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं, और ये क्रेडिट कार्ड किसके लिए है, माइक्रो जो एंटरप्राइज हैं तो उनके लिए आपकी सीमा 5 लाख हो गई है, और लक्ष्य रखा गया है 10 लाख कार्ड का। फिर नए उद्यमियों में आपको बता दें कि वुमेन्स और जो आपके एससी एसटी कैटेगरी के हैं, अगर ये नए उद्यमी रहते हैं इनके लिए ऋण सीमा 2 करोड़ और इनकी अवधि 5 वर्ष कर दी है, ठीक। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स रखा गया है, जिसमें बताया गया है कि देखो 10,000 करोड़ का ये फंड रहेगा, जिसमें जो नए स्टार्टअप्स रहेंगे उनको यहाँ पर फंड के माध्यम से, उनको आप वित्त के माध्यम से यहाँ पर सहायता देने का प्रयास किया जाएगा। स्टार्टअप्स के लिए यह फंड्स ऑफ फंड है, और कितने का है, 10,000 करोड़ का है। सीधे यहाँ पूछ दिया जाएगा कितने रुपए का है अंशदान, 10,000 करोड़, ऑप्शंस यही बनाए जाएंगे, ठीक है, क्लियर, ध्यान रखना। फिर फुटवियर जो चमड़ा क्षेत्र है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा, कारोबार किया जाएगा, निर्यात बढ़ाया जाएगा, तो ये फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। दूसरा बोला गया है खिलौना क्षेत्र को, खिलौना क्षेत्र को भारत का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना है, यह घोषणा की गई है। सीधी सी बात है, पूछा जा सकता है किस क्षेत्र को बजट 2025-26 में वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना की गई है, बताई गई है, कहा गया है, तो खिलौना क्षेत्र आपको बताना है, ठीक है। तीसरा इंजन देखते हैं भैया, तीसरा मजबूत इंजन है निवेश। निवेश के माध्यम से देखो यहाँ सरकार कह रही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत एक यहाँ पर पहल है अटल टिंकरिंग लैब। देखो अटल इनोवेशन लैब, अटल इनोवेशन मिशन तो पता ही होगा, अटल इनोवेशन मिशन आपका 2016 में आता है, इसी के अंतर्गत स्कूलों में इनोवेशन वगैरह को बढ़ावा देने के लिए टिंकरिंग लैब की शुरुआत की गई। तो इस बार के बजट में बोला गया है कि 50,000 टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट परियोजना लाई गई। अब देखो नेशनल जो ऑप्टिकल फाइबर आपका नेटवर्क था ये पहले से चल रहा था 2011 के समय से, इसी का नाम भारत सरकार ने 2015 में बदल दिया था, नाम कर दिया था भारत नेट। जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ा जाए, हम देख रहे हैं कि पंचायतों वगैरह को भी यहाँ ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। स्कीम है भारत नेट, और इसका बैकग्राउंड भी देख लिया हमने, तो इस पर भी देखो चर्चा हुई है, और अगर चर्चा हुई है तो इसका वर्ष वगैरह भी पता होना चाहिए, कब नाम परिवर्तित किया गया, कब से शुरू की गई, जैसे अटल इनोवेशन मिशन के बारे में यहाँ पता होना चाहिए, भारत नेट परियोजना के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एक नई स्कीम बताई गई है भारत
भारतीय भाषा पुस्तक योजना। इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर मान लीजिए भारतीय भाषा की पुस्तकें हैं, उनको डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना चाहिए स्कूलों में। किसी भी भाषा में मान लो हम पढ़ना चाहते हैं, तो हमें डिजिटल फॉर्म में कम से कम वहाँ पुस्तक उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है, हमारी भाषा में। तो वही है आपकी स्कीम भारतीय भाषा पुस्तक योजना। तो भारतीय भाषा में सारी पुस्तकें डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी, उस संदर्भ में स्कूलों में यह स्कीम चालू की गई है। नेक्स्ट है युवा कौशल विकास के लिए 5 आपके नेशनल कौशल उत्कृष्टता केंद्र, जो एक्सीलेंस सेंटर हैं, ये युवाओं के कौशल विकास के लिए आपके 5 एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। फिर है मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के लिए 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। ये ऐसे फैक्ट्स हैं, खाली एक बार नजरों के सामने से निकाल लेना। जैसे राज्यों को जो ब्याज मुक्त ऋण है, ये 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। समझो बात को, यहाँ पर ध्यान से समझो कि ब्याज मुक्त ऋण क्या है। यहाँ सरकार कह रही है हम आगे 50 सालों के लिए राज्यों तुमको हम ब्याज मुक्त ऋण देंगे, मतलब कोई भी तुमको इंटरेस्ट नहीं देना है। जो मूलधन उठाओगे, और मूलधन भैया कितना, इसके लिए कितना निर्धारित किया गया है, 1.5 लाख करोड़। बोले ये जो 1.5 लाख करोड़ है, ये राज्यों को 50 साल के लिए आगे इसमें से ऋण दिया जाएगा और ब्याज मुक्त ऋण रहेगा। आप इसको लो, पैसा लो, 50 साल के बाद क्या कर दो भैया, हमें चुका दो, मूलधन चुका देना, लेकिन इसको आप क्या करो, अपने यहाँ पर बढ़िया से एक्सपेंड करो। और एक्सपेंड भी कैसे करेंगे सरकार, राज्य सरकारें कैसे कर चाहेंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में आप लगाओ इसको पैसा यहाँ पर, ठीक है। कितना है, 1.5 लाख करोड़ की बात की गई है ब्याज मुक्त ऋण देने की, ठीक है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग हैं कि 2019 में आया था, 24 तक के लिए था, फिर इसकी जो टाइमलाइन है वो 2028 अब कर दी गई है। यहाँ बोला गया है कि 10 लाख करोड़ इस पर पूंजी और लगाई जाएगी, ठीक। इसमें ऐड कर लिया, बजट के माध्यम से हमने अपडेट कर दिया। इस जल जीवन मिशन को कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग हैं। परमाणु ऊर्जा मिशन भी पढ़ चुके हैं कि वर्तमान समय में 9 गीगावाट के आसपास हम उत्पादन कर रहे हैं। पीछे अगर पढ़ रहे हो तो ध्यान से सुनते चलो। और अभी वर्तमान समय में हमने टारगेट रखा हुआ है 2047 तक 100 गीगावाट का, ठीक है। तो 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए यहाँ जो रिसर्च होगी उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। परमाणु ऊर्जा मिशन जो लाया गया है, ठीक। नेक्स्ट है उड़ान स्कीम। देखो भैया, उड़ान जो स्कीम थी कब आई थी, बोले आई थी या 2016 में। उड़े देश का आम नागरिक, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत कम पैसे में लोगों को ये जो वायुयान संबंधी सुविधाएं होती हैं उपलब्ध कराई जा सके, क्षेत्रीय जो भी आपकी वायुयान संबंधी सुविधाएं होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए ही आपकी उड़ान स्कीम आई थी। अब उस उड़ान स्कीम में ही अभी अगले 10 साल के लिए 120 नए गंतव्य बनाए जाएंगे, जिसमें 4 करोड़ यात्री को लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। ऐसा देखो विजन है, जो बजट का विजन जो सरकार कह रही है वो ध्यान से सुनते चलना। फिर कह रही बाजार जो बिहार में पटना में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे और बिहटा में ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड क्या होता है, जो नए सिरे से कोई स्कीम बनाई जाती है। ब्राउन फील्ड होता है पहले से मौजूद है कोई एयरपोर्ट, अगर संरचना है, और वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट के माध्यम से नई स्कीम, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। समझे, पहले से मौजूद होता है तो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो जाता है वो, और अगर आपका पहले से नहीं, यानी कि बिल्कुल नए सिरे से कोई इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो बिहार के पटना में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और बिहार के बिहटा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। फिर स्वामी निधि क्या है, देखो स्वामी निधि बेसिकली 2019 से चालू की गई थी। इसमें था क्या, बहुत सारे हमने देखे होंगे कि बहुत सारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं आधे बनकर के खत्म हो जाते हैं, क्योंकि फंड नहीं खत्म हो जाता है, या फिर कोई और मान लो प्रोसीजरल कोई ऐसा काम होता है, प्रक्रियागत ऐसी काम होते हैं, कई फंस जाता है काम कि रियल एस्टेट वाले लोग क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं वहां से, ठीक है, हाथ पीछे कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर स्वामी निधि योजना चालू की गई थी। इसमें सरकार कह रही थी कि हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। तो यहाँ पर सरकार सपोर्ट देगी अपना, और सपोर्ट के माध्यम से जो हाउसिंग फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी पूरा होगा। तो उस हाउसिंग फॉर ऑल वाले में ही 2.0 स्वामी निधि 2.0 इस बार के बजट में आई है स्कीम, और इसको चालू किया गया। इसमें अब की बार का टारगेट है कि 1 लाख और आवासीय इकाइयों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। अभी तक 50,000 इकाइयां पूरी करी जा चुकी हैं, जिसमें 2025 में 40,000 इकाइयां हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। स्वामी निधि अगर पूछा जाएगा तो क्लियर, अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम मिशन। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें सरकार का लक्ष्य है कि 1 करोड़ जो पांडुलिपियां हैं, मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, अर्थात हमारा जो परंपरागत ज्ञान था, पहले कागजों पर, ताड़पत्रों पर, इन्हीं सब पर तो लिखा जाता था, बोले इन सबके संरक्षण करने की बहुत जरूरत है। तो सबसे बढ़िया है इन सारी मैन्युस्क्रिप्ट को क्या कर दो, डिजिटलाइज कर दो। और इसके लिए जो मिशन लाया गया उसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन, ठीक समझे। तो ये सारा कुछ पढ़ भी चुके हैं, रिवाइज हो रहा होगा। क्योंकि करंट क्या है, पूरा करंट की जितनी आगे स्कीम्स आ रही हैं, सरकार ने जो बजट में घोषणाएं कर दी थी, वही सारी घोषणाएं तो अभी करंट में सब सुनने को मिल रही हैं। सारी की सारी वही स्कीम्स ही तो हम आगे पढ़ते हैं करंट में, मैगजीन्स में जो हमारे दिखाई देती हैं। चौथा इंजन देखो, निर्यात रखा था। यहाँ सरकार ने लक्ष्य रखा था कि हम एफडीआई में आगे क्या करने वाले हैं, एफडीआई सॉरी, हम इंश्योरेंस के क्षेत्र में एफडीआई को 100% कर देंगे, और आगे किया भी। देखो तो इंश्योरेंस सेक्टर में क्या हो गया है, 100% एफडीआई की यहाँ पर सीमा निर्धारित कर दी है। पहले 74 हुआ करती थी, यानी कि अब कोई इंश्योरेंस कंपनी बाहर से आती है और यहाँ अगर भारत में अगर निवेश
निवेश करना चाहती है तो 100% इंडिपेंडेंट रूप से आ सकती है और निवेश कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्यात संवर्धन स्कीम। देखो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए वाणिज्य, एमएसएमई सेक्टर, वित्त मंत्रालय द्वारा मिलकर के प्रोग्राम या मिशन शुरू किया गया है जिसमें भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। और यहीं लगे हाथ देख लो, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, एक समर्थ योजना लाई गई है। देखो अब देखो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन जो मिशन है ये तो ले आई सरकार, ये सरकार ले आई, बजट में इसकी घोषणा हो गई। अब इसके चलते अभी एक समर्थ योजना लाई है क्योंकि बहुत सारे टैरिफ वगैरह देखो लगाए जा रहे हैं, टैरिफ वार तो छिड़ा ही पड़ा है ग्लोबल लेवल पर। अब हमारे यहाँ पर एक्सपोर्टर इससे प्रभावित होगा कि नहीं होगा, टैरिफ लग जाएगा जब उसके ऊपर। बोले सरकार यहाँ पर मदद करेगी, तो समर्थ योजना लाएगी सरकार, यहाँ फंड्स के माध्यम से मदद करेगी, एक्सपोर्टर से कहेगी तुम हतोत्साहित मत हो, तुम्हारा जो नुकसान होगा हम उसकी भरपाई करेंगे और हम तुम्हें समर्थ बनाएंगे। इसलिए स्कीम का क्या नाम है, समर्थ योजना। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो अभी आएगा घटनासार में कवर किया गया है, लेकिन इसे जोड़ करके हमने उसको समझ लिया। भारत ट्रेडनेट, ट्रेडनेट क्या है, सीधी सी बात है कि हमारा जो ट्रेड हो रहा है उसको इंटरनेट के माध्यम से डिजिटलाइज कर दिया जाए, और डिजिटलाइज जब किया जाएगा तो व्यापार सुगम हो जाएगा, जो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो आसान हो जाएगा। तो इसके लिए ही आपका ये पूरा नेटवर्क है भारत ट्रेडनेट। ठीक, इसकी चर्चा भी की गई है, तभी हम निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं। अब ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं। उन रिफॉर्म्स में सबसे महत्वपूर्ण है कि अब एक से ज्यादा सेस या सरचार्ज नहीं लगाए जाएंगे। बेसिकली सेस और सरचार्ज हमारे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है संघवाद का। अब जो फेडरल स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर फेडरल के खिलाफ है। ये कैसे? क्योंकि जो टैक्सेस होता है, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, उन सारे टैक्सेस में राज्यों का भी हिस्सा होता है, केंद्र का भी होता है, लेकिन सेस और सरचार्ज जो लगाए जाते हैं ये सीधा सीधा केंद्र के पास जाते हैं, राज्यों को नहीं मिलता है। तो बोले इसलिए सरकार ने यहाँ पर निर्णय लिया है कि अब एक से ज्यादा हम सेस या सरचार्ज नहीं लगाएंगे। एक सराहनीय कदम है। ठीक है, नेक्स्ट है भैया, जो जीवन रक्षक औषधियां होती हैं उनको बुनियादी सीमा शुल्क से बाहर रखा जाए। ठीक है, इनको बुनियादी सीमा शुल्क से जब छूट दे दी जाएगी तो ये जीवन रक्षक जो औषधियां होती हैं, जो महंगी महंगी बहुत होती हैं, ये भी सस्ती हो जाएंगी। ठीक इनकम टैक्स की स्लैब में जो परिवर्तन किया था उसमें सीधा समझो 12 लाख तक की जो इनकम रहेगी वो आपकी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएगी, छूट मिल जाएगी। कैसे? अगर देखा जाए स्लैब देखोगे तो वहां तो 4 लाख तक की नजर आती है जिस पर 0% है, 4 से 8 पर 5% दिखता होगा, 8 से 12 पर बोले 10%। बोले यार 4 से 8 लाख पर 5% ले तो रहे हो और 8 से 12 लाख पर सरकार कहे तो रही 10%, क्या फालतू बात कर रहे हो? फालतू नहीं है, सुनो ये थोड़ा सा समझ लो इसको, अभी क्लियर हो जाएगा कि आयकर छूट सीमा क्यों सरकार कह रही है कि 12 लाख तक की हो गई है। इसलिए कह रही है कि 4 से 8 लाख बिल्कुल ठीक बात है, 5% देना पड़ेगा, और 8 से 12 लाख अगर आपकी इनकम है तो 10% देना पड़ेगा। लेकिन ये भैया जब आईटीआर आप भरोगे, ठीक है, जैसे मान लो जिसकी भी इनकम है इतनी, उसने आईटीआर भरे, अब वो आईटीआर भरने के बाद में टैक्स रिबेट के लिए अप्लाई कर सकता है, और जब वो टैक्स रिबेट के लिए अप्लाई करेगा तो जो टैक्स रिबेट यहाँ निर्धारित की गई है उसमें 12 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपका पूरा का पूरा पैसा जो आप आईटीआर भरते हो वापस आ जाता है। ठीक, तो समझे, इसी आधार पर कहा जाता है कि आईटीआर के प्रोसेस से गुजरो तो तुम सही, तुमको 12 लाख तक अगर तुम्हारी इनकम रहेगी तो छूट मिल जाएगी। क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा टेढ़ा था लेकिन समझ में आ गया होगा कि आयकर छूट 12 लाख की क्यों कही जाती है। फिर जो सैलरी वाले हैं, मान लो भैया जो सैलरी बनती है जिनकी, तो उनको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है कि आपकी इनकम अगर 12.75 लाख 75,000 रुपए अगर ज्यादा है, जो सैलरी वाले नहीं है, गैर सैलरी वाले हैं, ठीक है, इनकम तो होगी, ऐसा तो है नहीं सैलरी नहीं तो इनकम नहीं, जो इनकम है 12 लाख तक, मान लो बिजनेस वगैरह है कोई, और अगर मान लो भैया 12.75 लाख कौन है, वह छूट उनको है जिनके पास सैलरी बनती है। अब जिनकी सैलरी बनती पहले 50,000 की छूट थी, लेकिन यानी कि 12.50 इसकी यहां तक की इनकम जो है छूट मिलती थी, टैक्स रिबेट आ जाता था, लेकिन अब ये बढ़ा दिया गया है 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। ठीक है, समझे, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्लियर हुआ? रेलवे बजट कितना है इस बार? 2.52 लाख, और अपना बजट कितना है? 50.65 करोड़। ठीक, समझे। और देखो इस बार के ही बजट में है कि 200 वंदे भारत चलाई जाएंगी, 100 अमृत भारत चलाई जाएंगी और 50 नमो भारत चलाई जाएंगी। अंतर तो समझ रहे होगे ना? वंदे भारत देखो तीव्र गति से चलती है ट्रेन, ये है ना, तो एक अपर क्लास में समझ लो, और जो अमृत भारत है ये मिडिल क्लास समझ लो, या लोअर क्लास के लिए जो ट्रेन चलाई जाती हैं उन्हें अमृत भारत के रूप में। लंबी दूरी सस्ता किराया, और ये छोटी दूरी वंदे भारत ज्यादा किराया। ठीक, और नमो भारत क्या होती हैं? बोलो ये आरआरटीएस जो आपकी क्षेत्रीय स्तर पर जैसे मेट्रो होती है ना, तो ऐसे रीजनल लेवल पर जो ट्रेन चलाई जा रही है, ऐसा समझो रीजनल रैपिड ट्रेन होती हैं सर्विसेज, तो ये छोटे स्तर पर मेट्रो की भांति जो चलाई जाती हैं वही आपकी नमो भारत कहलाती हैं। तीनों ट्रेन के नाम क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं रक्षा बजट को लेकर के, क्या है इस बार के बजट में? तो 9.5% की इस बार बजट में बढ़ोतरी दिखाई देती है, जो हमारा रक्षा बजट है। कुल कितना? 6.81% आपका 6.81 लाख करोड़ बजट रखा गया है। 50.65 करोड़ में से, लाख करोड़ में से जो 6.81 लाख करोड़ क्या है आपका रक्षा बजट है। पिछले वर्ष से तुलना की जाए तो 9.5% की इस बार रक्षा बजट में बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, तो देखो बहुत सारा फैक्ट था, हमने कोशिश की है कि बजट के अंतर्गत जो फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिहाज से जरूरी हो सकते थे वो सारे यहां पर नोट डाउन करके आपसे डिस्कस कर लिए जाएं। अब आर्थिक समीक्षा पर आते हैं। देखो
1 फरवरी को जब यहाँ पर बजट पास किया जाता है, उसके एक दिन पहले यहाँ पर नागेश्वरम जो आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब हैं, ये बताते हैं कि पिछली बार जो बजट पास किए थे, उसके बाद खर्चा पानी कैसा रहा, क्या स्थिति रही, वो पूरी आर्थिक समीक्षा ला करके रख देते हैं, पोल खोल के कुल मिलाकर रख देते हैं। देखो भैया, हर क्षेत्र में सरकार की ये स्थिति है, बस वही पोल आओ जानते हैं कि क्या-क्या स्थिति रही थी, वो सब यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, पूरे फैक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ इन्होंने जीडीपी ग्रोथ रेट बताई है कि भारत की जब यह इकोनॉमिक सर्वे आया तो भारत में बताया जीडीपी ग्रोथ रेट जो रहने वाली है वो 6.3 से 6.8% रहेगी। क्यों? देखो सीधी बात समझो, ये 31 जनवरी को आया तो बोले दिसंबर तक का, ये आपका 1 अप्रैल से खर्चा कर रही थी सरकारें, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स, और यहाँ दिसंबर तक का पूरा ये खस्ता हाल खोलकर रखते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बताया अभी अगले 3 महीने और आएगा, क्योंकि खर्चा तो मिला हुआ था 31 मार्च तक का, लेकिन ये पहले ही रखा जाता है इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा पहले ही कर दी जाती है। तो इन्होंने जीडीपी बताई है ग्रोथ रेट 6.3 से 6.8 रहने वाली है, और अभी तक कितनी रही है 6.4। और ये बेसिकली समझो, ये जीडीपी है और ये आपकी रियल जीडीपी है। जीडीपी और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी समझ रहे हो ना क्या होता है? देखो जीडीपी हो गया जो सीधा सीधा एकदम आपने काउंट कर दिया, बता दिया भैया कितना डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, लेकिन वही जीडीपी किसी आधार वर्ष के आधार पर, जो हम आधार वर्ष निर्धारित करते हैं और जो अभी परिवर्तित हुआ है, कितना हो गया है? बोले आधार वर्ष अब हो चुका है 2022-23, ठीक है। तो अभी देखो आएगा करंट में न्यूज में, लेकिन यही समझ लो साथ साथ करंट का कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने बताया कि जीडीपी तो 6.3 से 6.8% के आसपास रहने वाली है, जो रियल जीडीपी रही है वो 6.4% रही है। बोले रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी होता है जब हम आधार वर्ष के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं, तय करते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी है, तो वो हो जाती है रियल जीडीपी। और फिर नॉमिनल क्या होता है? बोले नॉमिनल का मतलब सीधा होता है कि जब हम इन्फ्लेशन को भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपका इन्फ्लेशन भी देख लिया जाता है, उसके आधार पर जो इन्फ्लेशन दिखाई देता है उसके आधार पर जो जीडीपी निकाली जाती है वो नॉमिनल जीडीपी हो जाती है, ठीक है। तो मोटा मोटा एक ऐसा समझो टर्म्स के आधार पर अंतर है, लेकिन अभी याद इतना रखना है केवल कि जो जीडीपी है वो बताई गई है 6.3 से 6.8% रहेगी, और जो रियल जीडीपी बताई गई है वो 6.4%। किसके अनुसार? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। और जीवीए क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन कैसे होता है? देखो भैया, कोई भी आपका प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कुछ तो आपका फैक्टर कॉस्ट रहेगा। बोले हाँ। जो फैक्टर कॉस्ट के साथ कुछ आप टैक्स भी दे रहे होगे सरकार को। बोले हाँ। तो बोले देखो 100 रुपए में से हमारा मान लो 50 लागत थी और 20 रुपया क्या था? बोले 20 रुपया जो है हमारा टैक्स के रूप में जा रहा था, 70 जा रहा था। बोले 30 तो था आपका वैल्यू एडिशन। बोले हाँ ठीक है, 30 रुपए तो वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो बोले वही जो जीवीए होता है यही आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है। ये कितना रहा है? 6.4% रहा है। ठीक समझे? पूरा डेटा क्लियर हुआ। जीडीपी कितनी बताई है आर्थिक सर्वेक्षण में? बोले 6.3% से 6.8% के आसपास रही है, और जो रियल जीडीपी 6.4% रही है, और जीवीए कितना रहा है? 6.4% ही रहा है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला। वैश्विक, यही लगे हाथ बताया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है 3.3% रही है। देख लो भैया, हम कहां पर हैं? बोले हम 6% के आसपास हैं, और वैश्विक स्तर पर देख लो भैया कहां, अभी भी ये कोरोना से ही जूझ रहे हैं, 3% के आसपास हैं। तो हम अभी लीड कर रहे हैं। विकास इंजन बोला गया है इसीलिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि हम जो है आर्थिक गतिविधियों के विकास इंजन हैं। ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास इंजन कौन है इस समय? भारत है। क्यों है? क्योंकि भैया उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट देखो आप, ऐसे ही थोड़ी ना हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं अभी 4.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ में, ऐसे ही नहीं बन गए भाई। डेटा के माध्यम से समझने की कोशिश करो, ठीक है, वैश्विक स्तर से तुलना करके समझो। वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा है 3.3%। ठीक, और ये हमारे सर्वे का डेटा है, बहुत ही आप समझो कि बिना किसी एरर के एरर फ्री होता है डेटा ये, इसको यूज किया जा सकता है, और इसको कई जगह पर मेंस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और बाकी कभी भी देखना प्रश्न भी अगर बनाया जाएगा और कुछ भी उठा करके अगर मान लो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आगे नहीं दिया है और आंकड़ों में ऑप्शंस ऐसे दिए हैं वो जो कंफ्यूज करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर आयोग को बताते हो भैया ये ऑप्शन गलत है सही है, तो उसमें आपको रेफरेंस भी आर्थिक सर्वेक्षण का बजट का इनका दोगे ना, तो सटीक तरीके से आपको वहां पर आंसर भी मिलता है, आपको क्वेश्चन सही भी माना जाता है। ठीक समझे? तो ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब एक एक करके कुछ देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में जो सेक्टर बताए गए हैं। जैसे बाह्य क्षेत्र में इन्होंने बताया कि भारत का जो बाह्य क्षेत्र है काफी सुदृढ़ बना हुआ है। इसमें एक्सपोर्ट जो है भारत का वो 602 बिलियन डॉलर का है, और जो भारत का इंपोर्ट है वो 682 यूएस बिलियन डॉलर का है। तो हमेशा देखो ध्यान रखना, ये तो हम जानते ही हैं कि हमारा जो आयात है, इंपोर्ट है, हमेशा एक्सपोर्ट से क्या है अभी ज्यादा बना हुआ है। ठीक है, यहां से निष्कर्ष क्या निकाला? यहां से हमने निष्कर्ष निकाला कि हमारा जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है भैया दूरसंचार या कंप्यूटर या सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर के मामले में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 10.2% की है। तो वैश्विक स्तर पर भारत सर्विस सेक्टर हो या कंप्यूटर हो या टेलीकम्युनिकेशन हो, इसमें भारत दूसरा स्थान रखता है, ऐसा हमारा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। अब आते हैं
विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। अब देखो फॉरेन जो आपका रिजर्व है वो कितना है, अभी फॉरेन रिजर्व याद रखना, अपडेटेड जो आया है वो अपडेटेड तो जून के अनुसार आपको अलग लिखना है, लेकिन यहां हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो फॉरेक्स की बात की जा रही है ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो सीधा सीधा प्रश्न बनाएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर आ गया कि आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो वहां आपको आंसर अगर ऑप्शन में 340 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर यही चुनना पड़ेगा। समझे बात को? ये देखो अपडेट होकर के डेटा बदलता रहता है, लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण में डेटा बता दिया गया ये तो फिक्स ही हो गया ना। अगर आगे क्वेश्चन का कंटेक्स्ट ऐसे आया कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बताइए, तब तो आपको ये रटना ही पड़ेगा 640 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक। और भारत का इस मामले में चौथा स्थान है जो इतना फॉरेक्स रखता है। पहला स्थान सबसे ज्यादा किसके पास में है? चाइना के पास में, फिर इसके पड़ोस में ही है जापान, और फिर आता है स्विट्जरलैंड, और चौथा स्थान किसके पास है सबसे ज्यादा फॉरेक्स? बोले भारत, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का चौथा स्थान है, और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का जो फॉरेक्स है कितना है? 640 बिलियन यूएस डॉलर है, ठीक। नेक्स्ट बढ़े, अगला फैक्ट देखें। अगला है भारत वस्तु और परिधान का सबसे बड़ा छठवां सबसे बड़ा निर्यातक है। इसको लेकर के अभी पीएम मित्रा भी आएगा स्कीम, ठीक है। पीएम मित्रा को लेकर के जो 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे थे जो टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उसमें पहले पार्क का देखो उद्घाटन भी कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। तो ये हम पढ़ेंगे, करंट कंटेक्स्ट है, लेकिन यहाँ करंट कंटेक्स्ट आ रहा है टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर के। तो टेक्सटाइल सेक्टर सीधी सी बात है एग्रीकल्चर के बाद में दूसरा ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है। बोले एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है, ये पता है हमें। इंप्लॉयमेंट जनरेट करने के मामले में एग्रीकल्चर के बाद दूसरा स्थान कौन रखता है? तो यही आपका टेक्सटाइल सेक्टर रखता है, जिसका जीडीपी में 2.3 योगदान है, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का कंट्रीब्यूशन है। याद नहीं रख पाओगे, खाली दे दिया है ताकि ये ना रहे कि डेटा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जितना याद रहेगा उतना याद करना है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है। जो फालतू के फैक्ट्स है ना, अगर ये मान लो याद नहीं हो रहे हैं तो छोड़ देना ये वाले, ठीक। जहां जहां बताया जाए उनको जरूरी नहीं है कि उनको ब्रेन में जबरदस्ती उसको रखना फालतू का कचरा, ठीक। अब उसके बाद ये बता ही दिया है कि कृषि के बाद में दूसरा सेक्टर है ये जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, जो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है। नेक्स्ट आते हैं तो वैश्विक सेवा क्षेत्र में जो सेवा निर्यात है, जो एक्सपोर्ट करने के बाद सर्विस एक्सपोर्ट करने के मामले में हिस्सेदारी कितनी है भारत की? 4.3% है, और विश्व में यह 7वें स्थान पर आता है, ठीक है। समझे? तो सर्विस के एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत की हिस्सेदारी 4.3% है, और यह विश्व में 7वें स्थान पर है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखना। अब आते हैं इन्फ्लेशन पर। देखो इन्फ्लेशन के मामले में यहां बताया सीधा, जो नागेश्वरम साहब थे ये कह रहे थे, देखो इन्फ्लेशन जो रही है ना वो रही है 4.9%। थोड़ी लीपापोती भी की इन्होंने बोला कि लेकिन जो इन्फ्लेशन का प्रमुख कारण है ना वो जो है आपकी कोर इन्फ्लेशन है, कोर के कारण रही है। अब बोले कोर क्या है, हेडलाइन क्या है, तो बताओ इन्फ्लेशन क्या होता है। इसको मोटा मोटा समझो कि मान लो जो पैसा है ना उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो परचेजिंग पावर कम होगी तो बोले ज्यादा पैसा जेब से जाएगा, और सीधी सी बात है कंपैरेटिवली चीज वो महंगी होती चली जाएगी, महंगी होती चली जाएगी। बोले हाँ होती चली जाएगी भैया, तो यही इन्फ्लेशन है, मोटा मोटा समझो महंगाई इन्फ्लेशन, ठीक। सेम नहीं होता है लेकिन समझने के स्तर पर। तो ये जो बोले महंगाई दिख रही है ना, इसमें मेन रीजन है कोर इन्फ्लेशन का। ये कह रहे हैं भैया कोर इन्फ्लेशन की वजह से ये बहुत महंगाई बढ़ी हुई है। इनका कहना है देखो इन्फ्लेशन दो टाइप से होती है, एक होती है हेडलाइन और एक होती है कोर। और हेडलाइन कौन सी होती है? जो सारे ही प्रोडक्ट हो जाते हैं वो आपके हेडलाइन में आते हैं, लेकिन कोर इन्फ्लेशन जो निकाली जाती है उसमें आप हेडलाइन से फूड प्रोडक्ट हटा दो और फ्यूल प्रोडक्ट हटा दो। बोले सबसे ज्यादा तो फूड में ही 8% के आसपास दिखाई दी है, ठीक है। तो बोले गाड़ी का डीजल और जो पेट्रोल डलवाते हो इसको हटाओ क्योंकि ये तो रोज ही बदलता रहता है। और जो बोले फूड प्रोडक्ट जैसे टमाटर आलू इनके रेट बोले रोज ही आगे पीछे होते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर स्थिरता नहीं रहती इनके रेट में, इसलिए बोले इसको हटा दो, इसको नहीं मानेंगे। हेडलाइन खाली इन्फ्लेशन आप मानो, आप कौन सी मानो? बोले आप मानो कोर, कोर इन्फ्लेशन मानो। बोले ये वाला जो होता है फूड वाला फ्यूल वाला, इसके चलते ये आपको इन्फ्लेशन ज्यादा दिखाई दे रही है, अगर ये वाला हटा दिया जाए तो आपकी कम होगी, ठीक है। तो ये इनका कहना था, लीपापोती थी, लेकिन सही मायने में सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि ये भैया खाद्यान्न जो मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, टमाटर देख लो कितने महंगे हो गए थे बीच में, तो ऐसे समझो टमाटर, इन चीजों को लेकर के सरकार स्पष्ट रूप से नहीं मान रही। लेकिन अभी हमें जानना है कि यहाँ 4.9% जो आपका इन्फ्लेशन बताया गया है। और वही आरबीआई ने कितनी बताई है? तो आरबीआई ने 2026 में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन 4.2%, या यहाँ पर देखो 4% भी आपका लिखने को आता है, डेटा दिखेगा, ये थोड़ा क्लियर कर लेना। 4% के आसपास आपकी जो आरबीआई के द्वारा है वो इन्फ्लेशन बताई गई है। आईएमएफ ने वही इन्फ्लेशन 2025 के लिए 4.4% और 2026 के लिए 4.1% क्लियर तरीके से यहाँ पर बताया है, ठीक है। हमारा सर्वे कितनी कहता है? 4.9%। और ध्यान रखना ये पहले कितनी थी? 5.4%, यानी कि घटी है, इन्फ्लेशन तो घटी है लेकिन अभी भी घट करके ये वहां तक नहीं पहुंची जितनी होनी चाहिए, ठीक है। अभी भी महंगाई बढ़ी हुई है, और उसमें लीपापोती कैसे की गई है समझ में आया होगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन समझ आ गया होगा, कोर इन्फ्लेशन क्लियर हो गया होगा, और ये आंकड़े क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट है निवेश के मामले में। देखो निवेश के मामले में सीधा है कि देश की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है
वो 209.4 गीगावाट हो चुकी है। क्लियर, समझे? जो नवीकरणीय की रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, अभी यहाँ पर आंकड़ा आया है। आंकड़ा क्या आया है? इसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि भारत ने विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन किया है, उसमें नवीकरणीय ऊर्जा से और गैर जीवाश्म के माध्यम से, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन के माध्यम से और गैर जीवाश्म के माध्यम से विद्युत का जो उत्पादन किया है, उस पर आंकड़े लेटेस्ट आ गए हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, नोट डाउन करके आपको दे दिए जाएंगे, ध्यान से देख लेना। ये हम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देख रहे हैं। उद्योगों के मामले में देखो, जो विनिर्माण क्षेत्र है, इसमें वैश्विक भागीदारी मात्र हमारी 2.8% है। तो विश्व में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वैश्विक भागीदारी देख लो भैया कितनी कम है, ठीक है। और यहाँ सीमेंट उत्पादन में भारत की रैंक दी हुई थी कि दूसरा स्थान है, पहला कौन रखता है? चाइना रखता है। देखो, बहुत सारे अभी खाद्यान्न उत्पाद आएंगे, उसमें भारत की रैंक क्या है? जैसे यहाँ सीमेंट उत्पादन आया, अब आर्थिक सर्वेक्षण से ज्यादा सटीक कहाँ हो सकता है? इधर उधर घूमोगे ढूंढोगे, कहाँ रैंक भैया कैसे पता की जाए सही कौन सी है? तो भैया आर्थिक सर्वेक्षण वाली एकदम सटीक माननी है कि सीमेंट उत्पादन में मान लो भारत की रैंक पूछ दी, तो भैया सीमेंट उत्पादन में भारत की रैंक दूसरी है, पहला स्थान है चाइना का। जैसे जूट में पूछा गया कि जूट का अग्रणी कपास रेशम मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में भारत की क्या है? बोले दूसरी रैंक है, ठीक है। कपास रेशम मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में भारत की रैंक कितनी है? दूसरी रैंक है, समझे? अब नेक्स्ट चलते हैं, मात्रा के संदर्भ में अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है, ये वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। एक रैंक यहाँ क्लियर हुई मात्रा के अनुसार, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग, और ये मात्रा के अनुसार नहीं होगा तो वैश्विक स्तर पर यह इंडस्ट्री चौथा स्थान रखती है, ठीक है। भारतीय जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है वैश्विक स्तर पर वैसे चौथा है, लेकिन मात्रा के संदर्भ में अगर देखा जाएगा तो तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक। अब एमएसएमई की सहायता के मामले में एक भारत आत्मनिर्भर कोष स्थापित किया गया है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि यह कितने रुपए का है? बोले 50,000 करोड़ रुपए का। जितना हमारा क्या था भैया? 50.65 लाख करोड़ बजट था। तो याद रखना है, यहां से ही 50,000 करोड़ जो है आपका भारत आत्मनिर्भर कोष है जो स्थापित किया गया है। और ये क्या करेगा? ये जो एमएसएमई सेक्टर है, इनके पास एक बड़ी समस्या रहती है फंड की, वो फंड की समस्या को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा इस कोष के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में जो जीवीए में हमारी सर्विस सेक्टर का योगदान कितना है? 55% है। 55% के आसपास हमारा कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है सर्विस सेक्टर का। और 2025 में जो सेवा निर्यात में, जो सर्विस सेक्टर में आपका इसके एक्सपोर्ट में, सर्विस के एक्सपोर्ट में जो बढ़ोतरी हुई है वो 12.8% हुई है। ये पहले कितनी थी? 5.7% हुई है। तो हम तो ये जानते ही हैं कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी और टर्सरी, इसको देखा जाए तो इसमें उल्टा ट्रायंगल बनता है क्या भैया? जितने लोग जो है सबसे ज्यादा कहां जुड़े हुए हैं? बोले सबसे ज्यादा लोग जुड़े हैं प्राइमरी सेक्टर से, और उसके बाद में है सेकेंडरी, और सबसे कम लोग जुड़े हैं सर्विस सेक्टर से। लेकिन अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए हमारी इकोनॉमी में, जीडीपी में, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका दिखाई देता है? बोले सबसे ज्यादा आपका टर्सरी सेक्टर का दिखाई देता है। तो जो उल्टा ट्रायंगल बनना है ना, यही समस्या देखो यहाँ डेटा के माध्यम से समझ में आ रही होगी कि इसका सेवा क्षेत्र का जीवीए में कंट्रीब्यूशन अकेले 55% यही रखता है, प्राइमरी और सेकेंडरी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट हुआ है इसमें भी वृद्धि हुई है, 12.8% यहाँ पर इस बार हुई है। पिछली बार कितनी थी? 5.7% थी। कंपैरिजन करके भी यहाँ समझ लिया। अब एग्रीकल्चर सेक्टर आते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मात्र कितना है? 16%, ठीक है। हम देख रहे हैं यार 50-55 के आसपास तो टर्सरी का है, 30 के आसपास सेकेंडरी का है, तो बचेगा कितना? बोले 15-16% के आसपास बचेगा प्राइमरी सेक्टर का। तो 16% जो है जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन है। वहीं इसका 46% आबादी जो है रोजगार दे रही है, कौन? कृषि। बोले हमारी आबादी का 46% जो है उसको रोजगार कहां से मिलता है? बोले एग्रीकल्चर सेक्टर से। लेकिन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉफिटेबल तो है नहीं, तो इसलिए प्रॉफिटेबल ना होने की वजह से आजीविका की कृषि है, केवल लोग अपना खाते पीते हैं, उतने मौज करते हैं, है ना। अगर उनको प्रॉफिट हो तो सीधी सी बात है, जब रेवेन्यू जनरेट होगा, वहां से इनकम होगी, तो यही जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि 46% जनसंख्या लगी हुई है और कंट्रीब्यूशन कितना? मात्र 16%। तो ये भी आप विडंबना देख सकते हो, ठीक है, और समझ भी सकते हो, आंकड़ों के माध्यम से स्थिति को भी समझा जा सकता है। और जब भी हमें एग्रीकल्चर के समक्ष चुनौतियां बतानी होती हैं, तो ये आंकड़ा बहुत काम का रहता है कि देखो भैया 16% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा और 46% जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है सेक्टर, ठीक है। इसके अनुसार कोट कर दिया ब्रैकेट में, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। फिर कृषि क्षेत्र में 2016 से 17 और 22 से 23 के बीच में 5% की वृद्धि। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे डाउनफॉल हो रहा है, इसमें वृद्धि भी देखने को मिली है। 2016-17 से तुलना की गई है 2022-23 वाले वर्ष की, तो इसमें 5% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है। तो खाली बुराई बुराई नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी तारीफ भी कर देनी है आंकड़े निकाल करके, ठीक है। फिर आते हैं विश्व के कुल अनाज उत्पादन में 11.6% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है भारत। और भारत को ही क्या करना है भैया? अनाज बास्केट के रूप में डेवलप करना है। तो वर्तमान स्थिति तो बताओ, वैश्विक स्तर पर हम अभी मात्र 11.6% का कंट्रीब्यूशन देते हैं अनाज के उत्पादन में, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ था? 332.3 मिलियन टन। तो 332 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, और अनाज उत्पादन में हम 11.6% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है।
अब सामाजिक क्षेत्र में बताया गया है कि सरकार का जो सोशल सर्विसेज में व्यय है वो 25.7 लाख करोड़ रहा है, इसमें भी वृद्धि हुई है। और जो सरकारी स्वास्थ्य व्यय है इसमें 48% की हिस्सेदारी रही है। यहाँ सीधा-सीधा बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि लोगों के द्वारा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कितना है 39.4%, यानी कि जो एक्सपेंडिचर भी होता है स्वास्थ्य रिसर्च में वो आउट ऑफ पॉकेट में ज्यादा होता है। 40% के आसपास तो उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आप मान लो दवाइयों वगैरह पर जो खर्चा होता है, दवाइयों वगैरह पर खर्चा के साथ-साथ अगर स्वास्थ्य से जुड़े हुए अन्य खर्चे भी शामिल कर लिए जाएँ, जैसे मान लो उसको जो बीमारी है, वो बीमारी के साथ-साथ वो जा रहा है, रास्ते में खर्च हो रहा है, ठीक है? और उस इंफ्रा जो है वो दूर है, तो ये सब खर्चा भी तो काउंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन वो एक्सपेंडिचर स्वास्थ्य का केवल क्या देखा जाता है, जो द डॉक्टर्स को देते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, वही खर्चा देखा जाता है। तो ये आउट ऑफ पॉकेट पूरा एक्सपेंडिचर होता है, ठीक? समझे? या अन्य कोई बीमारी का शिकार हो जाता है, तो गए थे भैया कोई और दवा लेने, जितना उसको चाहिए था हेल्थ के लिहाज से और आस-पास भी उसका जुड़ा हुआ मतलब वो सारा खर्चा चला जा रहा है उसकी पॉकेट से जो उसके लिए उस समय ज़रूरी भी नहीं था, ठीक है? तो वही आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है आपका। रोज़गार और कौशल विकास को लेकर के देखो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के यहाँ बात कही गई है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए जो वार्षिक बेरोज़गारी दर है, वो कितनी हो गई है? 3.2। सबसे ज़्यादा गुणगान सरकार ने यहीं पर किया था कि देखो हमने बेरोज़गारी दर को कितना घटा दिया। 2017-18 में ये 6% हुआ करती थी और हम 6% से देख लो भैया ये 2017-18 की तुरंत लकीर बनाई एक और 2017-18 की इन्होंने लिखा 6% और बोले अब देखो ये 2023-24 वाली कितनी छोटी लकीर दिख रही है 3.2%। हालांकि जब बेरोजगारी दर बताना है तो ये आप इस तरीके से वेन डायग्राम के रूप में आप मेंस में आंसर राइटिंग में यूज भी कर सकते हो और यहाँ पर बताना है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ही सरकार ने कहा है कि जो बेरोजगारी दर है वो 3.2% मात्र आ गई है। काफी लोग बेरोजगार थे वो रोजगार मिल गया है उनको, ऐसा सरकार का कहना है, ठीक है। अब आते हैं घटना सार में देखते हैं जो आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन है उससे जो न्यूज निकाली है उससे जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पशुपालन सांख्यिकी को लेकर के जो स्टैटिस्टिक्स आया है पशुपालन को लेकर के ये किसके द्वारा जारी किया गया है? पशुपालन डेयरी विभाग ने जारी किया है। इसमें पहला आंकड़ा आया है दूध उत्पादन को लेकर के। ये उत्पादन को लेकर के भारत की रैंक या राज्यों के बारे में पूछ लिया जाता है। कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ये भारत की क्या स्थिति है, सब कुछ पूछा जाता है या कितना उत्पादन है। तो एकदम लेटेस्ट आंकड़े हैं ये जो हमारी घटना सार में कवर किए गए हैं या सांख्यिकी जो हमारा जो ये विभाग है पशुपालन एवं डेयरी विभाग इसके जो एकदम ताजे-ताजे आंकड़े जारी हुए हैं इन्हीं को पढ़कर जाना। इस मामले में चाहे दूध के मामले में अंडा और मांस इन उत्पादन के मामले में अगर आपसे प्रश्न आ जाएगा तो यही एकदम सटीक होगा, एकदम सही होगा, ठीक है। जैसे दूध उत्पादन बताया गया कि 247 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है और 3.58% की वृद्धि हुई है इस बार, ठीक है, समझे। और अगर शीर्ष उत्पादक राज्य पूछा जाए तो भैया अपना उत्तर प्रदेश ही है जो पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान यहाँ पर राजस्थान का है और दो ही अगर याद रखोगे बड़ी बात है। पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। और कितना हुआ है इस बार दुग्ध का उत्पादन? 247 मिलियन टन और 3.5% की लगभग वृद्धि देखने को मिली है। और दुग्ध उत्पादन के मामले में वैश्विक स्तर पर भी भारत का कितना स्थान है? पहला स्थान आता है, ठीक समझे। तो दुग्ध उत्पादन को लेकर के आपसे जो भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्लियर हो गया होगा, इससे बाहर नहीं। केवल टॉप 2 जरूर याद रख लेना, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। फिर अंडा उत्पादन पे आते हैं तो अंडा उत्पादन के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत की रैंक है दूसरी और इस बार में 149 अरब उत्पादन हुआ है अंडे का, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि अंडा उत्पादन के मामले में आपको राज्य पता होने चाहिए। तो पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। अंडा अंधा ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग, आंध्र को अंधे से ही बनाते हैं ना, तो अंडा को अंधा पढ़ना है, बस याद रहेगा कि अंडा में भैया अंधा मतलब आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। सबसे बड़ा उत्पादक शीर्ष याद रखो खाली, उतना ही बहुत है। कौन है? बोले आंध्र प्रदेश है अंडा उत्पादन में। भारत का रैंक क्या है? दूसरा है। तीसरी बात करते हैं मांस उत्पादन। मांस उत्पादन के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत चौथे स्थान पर आता है और वहीं अगर भारत के अंतर्गत राज्य पूछे जाएं तो पश्चिम बंगाल यहाँ पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। टॉप 2 याद रखने यहाँ पर मांस उत्पादक, पहला कौन? पश्चिम बंगाल, दूसरा कौन? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 2 टॉप 2 हमें याद हो गए। दूसरे नंबर पे ही उत्तर प्रदेश आता है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको याद रखना, ठीक। तो दुग्ध उत्पादन के याद हुए। दुग्ध उत्पादन में पहले पे कौन है? उत्तर प्रदेश, दूसरा कौन है? राजस्थान। अंडा में अंधा बोले आंध्र प्रदेश, मांस में बोले पश्चिम बंगाल और यूपी दूसरे स्थान पर, क्योंकि मवेशी के मामले में भी आपका आगे आता है तो बोले मांस, जहां मवेशी ज्यादा वहीं पर मांस ज्यादा, तो पश्चिम बंगाल आपका पहले स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला कृषिगत जो आंकड़े आए हैं। देखो कृषि और किसान कल्याण मामले ने मंत्रालय के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें खाद्यान्न उत्पादन बताया गया है 3577, ठीक है, लाख मीट्रिक टन। ध्यान रखना 3577 लाख मीट्रिक टन ये खाद्यान्न उत्पादन कुल है, जिसमें सबसे ज्यादा चूंकि शीर्ष उत्पादक किस फसल का भारत में होता है? बोले चावल का। तो चावल का कितना रहा है? बोले 1501 लाख मीट्रिक टन। सबसे ज्यादा भारत में चावल का उत्पादन होता है, शीर्ष पर है भारत चावल के मामले में, ठीक है। तो बोले
चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा है, और बोले फसलों के मामले में बात हो रही है, ठीक है। बाकी गेहूं और चावल के मामले में अगर कंट्री के स्तर पर देखा जाए तो चीन है, दूसरे पे भारत आता है, ठीक समझे। लेकिन अगर सारी फसलें जैसे गेहूं, चावल, सारी फसलों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? चावल का होता है। कितना हुआ है? 1501 लाख मीट्रिक टन, और गेहूं का 1169 लाख मीट्रिक टन। तो के याद रखना, बहुत सारे यहाँ पर डेटा दिए हुए थे, लेकिन एटलीस्ट चावल और गेहूं का याद कर लेना कि 1501 लाख मीट्रिक टन उसमें किसका है? चावल का है। और 1180, मान लो मोटा मोटा 1180 लाख मीट्रिक टन किसका है? गेहूं का है। 3500 में से 1500 ये है, 1100 ये है, यानी कि 2600 तो यही है, गेहूं और चावल ही। बाकी में सारे खाद्यान्न आ जाते हैं। खुद ही समझ लो इतना इनका महत्व कितना है गेहूं और चावल का, ठीक समझे। और ये एकदम आंकड़े ताजे-ताजे हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो जारी किए गए हैं। फिर समर्थ योजना हमने देख ली थी कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो समर्थ योजना लाई गई है, कैसे टैरिफ से इस समय प्रभावित हैं सभी देश, तो भारत के भी निर्यातक प्रभावित रहेंगे, सीधी सी बात है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप उठकर के सुबह कोई नया टैरिफ लगा देते हैं, तो इसके लिए सरकार ने योजना बनाई कि 4531 करोड़ रुपए के साथ इस योजना पर खर्च किए जाएंगे और इन निर्यातकों को यहाँ पर मदद की जाएगी, ठीक है। समझे बात को, आगे चलें। अगला है भैया कि चौथी हमारा भारत जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और हम 4.18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुके हैं। टारगेट क्या लेकर चल रही है? 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है, जिसमें 4.18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुके हैं। हमसे आगे तीन ही देश हैं, पहले पर है यूएसए, दूसरे पर है चाइना और तीसरे पर है जर्मनी, ठीक है। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है और हम तीसरे स्थान पर, सॉरी अब हम चौथे स्थान पर आ चुके हैं। कौन सा भैया आगे है हमसे देश? याद रखना, यूएसए, चीन, जर्मनी। चौथे पर भारत हो चुका है, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, ठीक है, आकार के मामले में। फिर अगली फोर्ब्स की एक मैगजीन थी हुई है, जिसमें बिलियनियर्स का इंडेक्स आया, जिसमें पाया गया कि सबसे जो रिच आपके इस समय व्यक्ति हैं इस दुनिया में, वो एलन मस्क हैं। सभी जानते होंगे, टेस्ला तो सुना ही होगा, है ना, स्पेसएक्स की भी सुना होगा। ये सब के कौन है ओनर? बोले एलन मस्क ही हैं। तो एलन मस्क जो है, बिलियनियर इंडेक्स आया जब फोर्ब्स मैगजीन का, तो इसमें बताया गया कि पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी व्यक्ति की कुल संपत्ति 700 अरब डॉलर को क्रॉस कर गई है। इनका बेसिकली मामला था, सुप्रीम कोर्ट में वहां की फंसा हुआ था, वो क्लियर हो जाता, उसके बाद इनकी अचानक से इनकी संपत्ति में उछाल देखने को मिलता है, और ये उछाल 700 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है। और ऐसे आपके बिलियनियर इंडेक्स में यह प्रथम स्थान है, जो सबसे रिचेस्ट पर्सन के रूप में आपके जाने जाते हैं। हुरून रिच लिस्ट आई आपकी इंडिया की, तो इसमें पाया गया कि जो स्वनिर्मित यानी कि जिनके अपने स्टार्टअप्स थे, उसमें सबसे शीर्ष पर कौन से उद्यमी हैं? तो दीपिंदर गोयल साहब हैं। कौन है भैया? जोमेटो के संस्थापक। अब ये जोमेटो का नाम बदल गया है, क्या हो गया है? इटर्नल हो गया है, ठीक है। जोमेटो का नाम बदल के क्या हो चुका है? इटर्नल। और दीपिंदर गोयल का नाम याद रखना है, क्योंकि ये हुरून जो रिच लिस्ट आई इंडिया की, इसमें भारत के शीर्ष स्वनिर्मित उद्यमी के रूप में इनको जाना गया। फिर विद्युत उत्पादन बोला था कि अभी विद्युत उत्पादन पर लेटेस्ट आंकड़े आए हैं, जिसमें 5 लाख मेगावाट बताया गया कि भैया इस बार जो है उत्पादन किया गया है भारत के द्वारा। उसमें गैर जीवाश्म से जो है आपका 2.599 लाख करोड़ है, और जीवाश्म से आपका 2.45 लाख करोड़ है। मजेदार बात क्या है, ऐसे समझो, गैर जीवाश्म से मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल्स, बोले तो रिन्यूएबल एनर्जी। और हमारा यहाँ पर आंकड़े बता रहे हैं कि हमने जो नॉन फॉसिल अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी से विद्युत का उत्पादन ज्यादा किया है। तो देखा, हमारा जो डिटर्मिनेशन था कि हम धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, कोयले से बिजली ना बना करके सूर्य से बनाएंगे, विंड से बनाएंगे, न्यूक्लियर बनाएंगे, और ये आंकड़े बता रहे हैं। सीधी सी बात है, जब आप कभी भी कोट करो इन चीजों को, भारत के कमिटमेंट को बताना है, तो भारत के कमिटमेंट में आप इन आंकड़ों को यूज कर सकते हो कि अभी जो भारत का विद्युत उत्पादन क्षमता आई है, 5 लाख मेगावाट आई है, उसमें से 2.59 लाख मेगावाट जो है गैर जीवाश्म से हो रहा है, और 2.445 लाख मेगावाट जीवाश्म के माध्यम से हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि भारत का कमिटमेंट देख लो भैया, गैर जीवाश्म ईंधन में कितना बेहतरीन है, शानदार है, और ये आंकड़े बताते हैं, ठीक है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में न्यूज यह है कि यह बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया चुना गया है, और प्रकाशन किया गया है दी बैंकर के द्वारा। तो दी बैंकर की रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि बेस्ट बैंक इंडिया की कौन सी है? बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। बीओबी लिखना है, और बेस्ट बैंक आपको समझ में ही आ रहा है, बेस्ट ऑफ बेस्ट, इसका फुल फॉर्म बना लो, बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शॉर्ट एब्रिविएशन है, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट बैंक है आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत और ईएफटीए के बीच समझौता हुआ। बेसिकली यह एक तरीके से ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, और ये ईएफटीए कौन से भैया एसोसिएशन कंट्री है? इसमें 4 कंट्री आते हैं यूरोप के, लिechtenstein, आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो इनके बीच में आपका भारत के साथ में समझौता हो रहा है। इस पर हस्ताक्षर, देखो प्रश्न कैसे बनाया जाएगा। जो भारत का ईएफटीए के साथ समझौता हुआ, एक प्रश्न बनाया जा सकता है कि ईएफटीए में कौन-कौन से कंट्री शामिल हैं, ठीक है। तो आपके इसमें जो शामिल कंट्री हैं, उसमें लिechtenstein है, आइसलैंड है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है, इनके नाम याद रखने हैं। अब बोले भारत के साथ जो समझौता हुआ, इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 10 मार्च 2024 को इस पर हस्ताक्षर होते हैं, और ये लागू अभी हुआ है अक्टूबर महीने में 2025, 1 अक्टूबर 2025 से ये लागू होता है, और इस पर जो हस्ताक्षर होते हैं 10 मार्च 2024 से होते हैं, ठीक है। सॉरी,
क्लियर हो गया? तो अब देखो इस पर हस्ताक्षर पूछा जाएगा, तो आप बता देना लागू कब हुआ, तो बता देना कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू होता है। कौन से 4 देश हैं? बोले लिechtenstein है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट देखो बोला था धार की चर्चा होगी, तो जब आप मित्र पार्क पढ़ोगे, पीएम मित्र पार्क आया, इसमें बोला गया कि 7 जो हैं ऐसे टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े हुए क्षेत्र चुने गए भारत में, जहां ये आपके मित्र पार्क बनाए जाएंगे, पीएम मित्र पार्क का। तो इन मित्र पार्कों में से पहला मित्र पार्क बना दिया गया है धार में, मध्य प्रदेश के धार में इसका शिलान्यास कर दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए क्या उत्तर प्रदेश को भी चुना गया है? बिल्कुल। यूपी में कहां पर बनाया जाएगा? बोले यूपी में लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में यह पीएम मित्र पार्क आपका बनाया जा रहा है। अभी कंटेक्स्ट यह है करंट का कि भैया ये समझो कि आपका धार एमपी में पहला शिलान्यास कर दिया गया है। जब हम टेक्सटाइल सेक्टर पढ़ रहे थे, जहां हम देख रहे थे कि सबसे ज्यादा भैया एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के बाद में यही सेक्टर है देता है, तो सरकार यहाँ पर देख रही इतना पोटेंशियल है, तो इसके लिए सरकार प्रयास भी कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला है जीडीपी और नेशनल इनकम को लेकर बताया ना कि जो आधार वर्ष है वो बदल दिया गया है। पहले आधार वर्ष क्या हुआ करता था? 2011-12 हुआ करता था, बदलना था, लेकिन 2020 में भैया जब कोविड आ गया तो फिर से जब आर्थिक गतिविधियां यानी कि उस समय जो पूरी आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो बहुत स्थिरता होती है, हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत स्थिरता रहती है, उस वर्ष को ही हम आधार वर्ष चुनते हैं। तो 20 के आसपास चुनना था, लेकिन अचानक से कोविड आ गया तो इतनी अस्थिरता फैल गई, तो ये लेट होता चला गया। लेट होते 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 अब जाकर के 2022-23 वाले वर्ष को जब अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर दौड़ने लगी सही से संतुलित तरीके से भारत की, तो उसे ही आधार वर्ष बनाया, क्योंकि इससे तुलना करके आंकड़े देखे जाते हैं। ठीक है, अब इसको तभी तो हम रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं ना, तो इसलिए अब जीडीपी और नेशनल इनकम का आकलन जो किया जाएगा उसका आधार वर्ष रखा गया है 2022 और 23 को। ठीक समझे बात को? और जो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह में प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए आधार वर्ष भी यही रहेगा 2022-23, लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है उसका आधार वर्ष 2024 रहेगा, जो 2012 हुआ करता था। और इनका दोनों का पहले आधार वर्ष 2011-12 हुआ करता था, क्योंकि इसका 2012 था 2024 हो गया है, और ये 2011-12 हुआ करता था 2022-23 हो गया है। क्लियर, समझ में आया? अब अगली जो न्यूज़ है भाई, दुनिया की सबसे शीर्ष मूल्यवान कंपनी, जिसमें टॉप 10 कंपनी बताई गई हैं, उन टॉप 10 में से 10 की 10 मजेदार बात यह है कि अमेरिका की ही हैं। टॉप 3 कौन सी हैं? बोले एनवीडिया है पहली, दूसरी माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरे नंबर पे एप्पल है। कहीं एप्पल देख करके मार ना देना कि पहली सबसे मूल्यवान होगी, नहीं भाई, केवल मूल्यवान इसके मोबाइल ही होते हैं। बाकी एनवीडिया जो है आपकी पहले स्थान पर है, और माइक्रोसॉफ्ट दूसरे पर है, एप्पल तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये 3 शीर्ष आपकी मूल्यवान कंपनी है जो दुनिया की सबसे मूल्यवान है, और टॉप 10 यहाँ याद रखना है कि 10 की 10 अमेरिका की ही हैं। राइट बैंक चर्चा में इसलिए थी क्योंकि ये मलेशिया की बैंक है जो दुनिया की पहली एआई संचालित पूरी तरीके से बैंक बन गई है। नाम क्या है? राइट बैंक। आसान है, याद रहेगा। महाराष्ट्र राज्य इसलिए चर्चा में था क्योंकि पशुपालन और मुर्गी पालन को लेकर के इसने कृषि का दर्जा दिया है, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। देखो पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर पढ़ते हैं, उसमें पशुपालन, मुर्गी पालन ये सब आते हैं। अब बोले इसको लेकर के जो एग्रीकल्चर को छूट विशेष रूप से, चाहे टैक्सेस को लेकर के हो, चाहे सब्सिडी को लेकर के हो, ये सारी छूट जो मिलती थी, अब वो सारी छूट यहाँ पशुपालन और मुर्गी पालन को भी दी जाएंगी, क्योंकि भैया महाराष्ट्र ने इन सभी को अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंतर्गत ही रख लिया है। ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। एथेनॉल को लेकर के यह न्यूज है आखिरी जो आपकी घटनासार में कवर है कि भैया देखो 20% का हमने टारगेट रखा था। हमने ये टारगेट रखा था कि जो पेट्रोल आता है इसमें 20% का एथेनॉल मिक्स किया जाएगा। बेसिकली यह बायो ईंधन है ना एक अपने आप में, तो इस बायो ईंधन को धीरे-धीरे हम मिलाएंगे, इसमें मिक्स करेंगे, तो हमारी जो निर्भरता है, क्योंकि पेट्रोल वगैरह ये सब क्या है आपका जीवाश्म ईंधन माना जाता है, तो इस पर निर्भरता कम करेंगे। तो इसको टारगेट सरकार ने रखा था कि 2030 तक हम इसमें 20% एथेनॉल मिला लेंगे। अब वो टारगेट सरकार ने अचीव कर लिया है 5 साल पहले ही। 2025 तक ही सरकार ने यहाँ पर यह टारगेट जो 20% का था एथेनॉल मिलाने का पेट्रोल डीजल में, तो ये पहले ही अचीव कर लिया है। ठीक है, तो यही न्यूज है। यहाँ लक्ष्य याद रखना है कि सरकार ने 2030 लक्ष्य रखा था और सरकार ने 2025 में ही इस लक्ष्य को पूरा कर लिया है। ठीक है भैया, तो काफी लंबा वीडियो हो गया ये, जिसमें हम लोगों ने बजट को पूरा कर लिया है, भारत के बजट को देखा, इसमें सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे को सारे आंकड़े देख लिए, और इसके बाद में जो घटनासार का आर्थिकी वाला पार्ट था इसको भी कवर कर लिया। कुल मिला के बहुत फैक्चुअल पार्ट था, तो आपको यहाँ पर वही फैक्ट्स निकाल करके केवल आपके सामने डिस्कस किया गया है, ताकि आप एग्जाम में जाओ और ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में गूंजे, बढ़िया से चलते रहें और बढ़िया से आपको यहाँ तैयार हो जाए। ठीक है, समझे? तो बाकी लेक्चर कैसा लगा, ये मेहनत कैसी लगी आपको बताना है, फीडबैक जरूर दिया करो। फीडबैक देने के माध्यम से ही आगे फिर प्रयास जो होता है वो और अच्छे से होता है। ये हुआ था, पहले सोच रहे थे कि यूपी बजट भी इसमें कवर कर देंगे, लेकिन यही इतना लंबा प्रोसेस हो गया, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो देखो चला गया है, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे किया, बजट कर लिया सेंट्रल लेवल का, और हम आर्थिकी कंप्लीट कर लिए। अब एक वीडियो और रहेगा, वैसे तो नहीं आना था लेकिन एक वीडियो और रहेगा, आज कंप्लीट होने वाला था। यूपी बजट वाला पार्ट रह गया है और कुछ यूपी का समसामयिकी वाला जो पार्ट कवर किया गया है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अपने एग्जाम में आ सकते हैं, खूब आते हैं।
तो यूपी बजट देख लेंगे उसमें और यूपी का समसामयिकी वाला पार्ट देख लेंगे। छोटा सा लेक्चर रहेगा, वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर हो जाएगा अपना घटनासार पूर्ण और पूरी तरीके से घटनासार हो जाएगा। अब आपको करना है रोज रिवीजन, धुआंधार रिवीजन मारो। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा मैक्सिमम करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चंस ठीक होंगे। ठीक है, समय से देखो पूरा हो चुका है, अभी पर्याप्त टाइम है, खूब रिवीजन हो सकता है। आज का लेक्चर खत्म करते हैं, धन्यवाद।